गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? राधे राधे बेटा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो बेटा कल अपन ने लास्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेटा कल अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लिया। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने के बाद बेटा अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने के बाद आदर्श गैस समीकरण के बाद बेटा ग्राफ वाला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, और ग्राफ वाले पार्ट के बाद में बेटा अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ लिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। वेग वाले क्वेश्चन कर लिए अपन ने, 4 प्रकार के वेग पढ़े थे बेटा, 4 प्रकार के वेग, 4 प्रकार की चाल पढ़ी थी, चाल, वेग नहीं, ये बोलूंगा 4 प्रकार की क्या पढ़ी थी बेटा, चाल पढ़ी थी। और सबके फॉर्मूले बेटा सिमिलर थे, सबके फॉर्मूले सिमिलर थे, सबके फॉर्मूले सिमिलर थे। सब फॉर्मूले में एक चीज कॉमन थी बेटा, P बाई रो, RT अपॉन MW, स्मॉल KT बाई स्मॉल m, बस आगे की डिजिट चेंज होती है, आगे की डिजिट चेंज होती है। VRMS में बेटा आगे रूट के अंदर आगे 3 लगा होता है, 3 लगा होता है। औसत चाल में बेटा रूट के अंदर P बाई रो, RT अपॉन MW, KT बाई m के आगे 8 अपॉन पाई, 8 अपॉन पाई लगा होता है। अधिकतम संभाव्य चाल में, अधिकतम संभाव्य चाल में तीनों फॉर्मूलों में बेटा तीनों टर्म के आगे 2 लगा होता है, रूट के अंदर, रूट के अंदर 2 लगा होता है। और बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड में, ध्वनि की चाल में गामा लगा होता है, गामा। ये चारों प्रकार के वेग, चारों प्रकार की चाल अपन पढ़ चुके थे बेटा। उसके बाद में अपन ने स्वतंत्रता की कोटि पढ़ना स्टार्ट किया। स्वतंत्रता की कोटि में मैंने आपको फिर बोला है बेटा, स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है बेटा। कुल गतिज ऊर्जा को अपन ने 6 प्रकार की गतिज ऊर्जा में डिस्ट्रीब्यूट किया। कुल गतिज ऊर्जा को कितने प्रकार की गतिज ऊर्जा में, 6 प्रकार की में। अब अपन ने बोला बेटा कि कोई अणु है वो कितनी प्रकार की ऊर्जा इनमें से रख सकता है, उसके पास कितनी प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। तो बेटा अपन ने बोला ट्रांसलेशन वाली तो सबके पास तीनों प्रकार की हो सकती है, स्थानांतरण वाली तो सबके पास 3 होती है। लेकिन बेटा घूर्णन वाली की बात करूं, घूर्णन वाली की, तो घूर्णन वाली बेटा 0 2 2 3 कुल याद रखनी थी अपन को। कुल कितनी होती है, 3 5 5 6, 3 5 5 6। याद है क्या बेटा जी, याद है क्या? स्वतंत्रता की कोटि 3 5 5 6 होती है क्या? एक परमाणु गैस का अणु है, एक परमाणु गैस है, एक परमाणु गैस के अणु के पास बेटा केवल 3 प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, उसकी स्वतंत्रता की कोटि केवल 3 रहेगी। द्विपरमाणु के रेखीय बहु है, द्वि है या फिर रेखीय बहु है, तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि 5 रहेगी। वो 6 में से 5 प्रकार की ऊर्जा रख सकती है अपने पास। और अरेखीय बहु, अरेखीय बहु, अरेखीय बहु बेटा 6 की 6 प्रकार की ऊर्जा अपने पास रख सकती है, 6 की 6 प्रकार की ऊर्जा। तो इनकी स्वतंत्रता की कोटि बेटा 3 5 5 6। उसके बाद में बेटा अपन ने ऊर्जा पढ़ना स्टार्ट किया था, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। मैंने बोला था बेटा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा की बात की जाए या फिर आंतरिक गतिज ऊर्जा बोला जाए, दोनों बातें सेम है। या तो बेटा आंतरिक ऊर्जा बोला जाए या फिर आंतरिक गतिज ऊर्जा बोला जाए, दोनों बातें सेम है। क्योंकि कुल आंतरिक ऊर्जा बराबर आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मान तो 0 है। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा का मान तो क्या होता है बेटा, आदर्श गैस के लिए 0 होता है। देन यहां तक अपन पढ़ चुके थे बेटा। अब आगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम। मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम। मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम।
मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम, मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का। बेटा क्वेश्चन कब कराने वाला था? मैं तो लास्ट में तुम्हें ऊर्जा वाला नियम पढ़ाने वाला था, गैस की आंतरिक ऊर्जा वाले क्वेश्चन करवा रहा था मैं तो तुम्हें लास्ट में। लास्ट में बेटा यही तो पढ़ा था अपन ने, गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा बराबर गैस की आंतरिक गतिज ऊर्जा। तो ठीक है बेटा, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम, जिसमें गैस के अणुओं की ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। गैस के अणुओं की ऊर्जा, ऊर्जा बोल दीजिए या फिर ये बोल दीजिए बेटा आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा नहीं बेटा अभी पढ़ाई नहीं है, वो तो पढ़ाई नहीं है, ऊर्जा वाला तो पढ़ाई नहीं है, ऊर्जा अभी पढ़ेंगे पूरा, फिर उसके बाद होंगे इसके क्वेश्चन। तो सुनिएगा बेटा जी, है ना, मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम। अब बेटा मैं लाइन से एक एक चीज की ऊर्जा कैलकुलेट कर रहा हूं, बेटा समझते जाना बात को, है ना, वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन, है ना। मैक्सवेल का कहना था बेटा एक अणु की एक स्वतंत्रता की कोटि, एक स्वतंत्रता की कोटि के कारण ऊर्जा हाफ केटी कितनी होती है बेटा? हाफ केटी। बेटा मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या है? मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या है बेटा? मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम यह है कि कोई भी गैस का अणु हो, एक अणु की बात कर रहा हूं बेटा, एक अणु की, गैस का जो एक अणु होता है उसकी एक स्वतंत्रता की कोटि कारण जो ऊर्जा होती है वो हाफ केटी होती है, जहां पर के का मतलब बोल्ट्जमान नियतांक 1.38 गुणा 10⁻23 और टी का मतलब बेटा परम ताप, केल्विन में ताप, केल्विन में लिखना पड़ेगा ताप। एक अणु की एक स्वतंत्रता की कोटि के कारण ऊर्जा। अच्छा बेटा ये एक स्वतंत्रता की कोटि के कारण है, अगर मैं बोलूं अणु के पास 3 स्वतंत्रता की कोटि है, जैसे एक परमाणु गैस हुई, हीलियम हुई, तो बेटा कितनी रहेगी? 3 रहेगी स्वतंत्रता की कोटि, तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 3/2 केटी। द्विपरमाणु गैस का अणु है, तो द्विपरमाणु गैस के अणु के पास कितनी स्वतंत्रता की कोटि होती है? 5, तो 5 की वजह से कितनी ऊर्जा हो जाएगी? 5/2 केटी। ऐसे किसी अणु की स्वतंत्रता की कोटि 6 है, तो उस अणु की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? 6/2 केटी। है भाई बताओ, सही बोल रहा हूं मैं? एक अणु की ऊर्जा की बात कर रहा हूं, केवल एक अणु की ऊर्जा। तो बेटा सुनना मेरी बात को, मैं लिख रहा हूं एक अणु की कुल ऊर्जा, कुल का मतलब क्या समझते हो? F डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण, F डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण कितनी आ जाएगी बेटा? F/2 केटी। यहां से बेटा मैं लिख दूंगा कि एक अणु की जो ऊर्जा होती है, एक अणु की ऊर्जा जो होती है उसको क्या बोला जाता है बेटा? F/2 केटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? F/2 केटी बोला जाता है। एक अणु की जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोला जाता है? F/2 केटी। औसत आणविक ऊर्जा, औसत आणविक ऊर्जा, औसत आणविक ऊर्जा, इसको या तो बेटा औसत आणविक ऊर्जा बोला जाएगा या फिर एक अणु की ऊर्जा बोला जाएगा। एक अणु की कुल ऊर्जा, बेटा क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे, वो अपन से गैस की ऊर्जा पूछ रहा है या गैस के एक अणु की ऊर्जा पूछ रहा है। अगर बेटा एक अणु की ऊर्जा पूछी जाती है तो एक अणु की ऊर्जा या औसत आणविक ऊर्जा F/2 केटी होती है। ध्यान रखना बेटा बात को, अणु की ऊर्जा, एक अणु की ऊर्जा F/2 केटी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सी बार बच्चे F/2 म्यूआरटी, F/2 एनआरटी लगाते रहते हैं बेटा। ध्यान रखना है, अणु की पूछी हो तो केवल F/2 केटी से सोल्व करना है, F/2 केटी से। अच्छा बेटा एक अणु की ऊर्जा आ गई है ना, अब 1 मोल की ऊर्जा पे जा रहा हूं, 1 मोल की ऊर्जा आगे चल रहा हूं, है ना। एक अणु की ऊर्जा कितनी आई बेटा? एक अणु की ऊर्जा अपने पास में F/2 केटी। अब बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं 1 मोल, 1 मोल में क्या N0 अणु होते हैं क्या बेटा? याद आ रहा है क्या? ऐसे तुम्हें कुछ मैंने बताया था, मोल एक दर्जन की तरह की क्वांटिटी है, जैसे एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, ऐसे बेटा 1 मोल में N0 अणु होते हैं। मैंने बताया था क्या तुम्हें? 1 मोल का मतलब बेटा केवल 1 H2 नहीं है, 1 मोल का मतलब 6 × 10⁻23 H2 है, इतने अणु है बेटा।
1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, n नॉट अणु। तो n नॉट अणु की ऊर्जा, बेटा एक अणु की जो ऊर्जा है उसको n नॉट से गुणा कर दूं क्या, F/2 KT मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे बेटा, n नॉट कर दोगे क्या, n नॉट कर दोगे क्या, देखो। अच्छा बेटा इस k की जगह क्या लिखा जा सकता है, k की जगह क्या R/n नॉट लिखा जा सकता है क्या, R/n नॉट। बेटा n नॉट से n नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, देखो k की जगह R/n नॉट लिखूंगा तो n नॉट से n नॉट कैंसिल आउट। कितनी आएगी बेटा ये ऊर्जा, F/2 RT। कितनी आएगी बेटा, F/2 RT। तो बेटा अगर मैं ई मोल की बात करूं, ई मोल तो क्या लिखा जाएगा बेटा, F/2 RT। इसको क्या भी बोल सकते हो बेटा, इसको क्या भी बोल सकते हो, औसत मोलर ऊर्जा। औसत मोलर ऊर्जा, औसत मोलर का मतलब 1 मोल की ऊर्जा, औसत मोलर ऊर्जा। औसत मोलर ऊर्जा भी बेटा इसको बोला जा सकता है। डन बेटा जी, यहां तक कोई लोचे वाली बात नहीं है। अब आ रहा हूं बेटा गैस की कुल ऊर्जा पर। गैस का अमाउंट मोल में गिवन होता है, वो बोलेगा तुमसे 2 मोल गैस, 4 मोल गैस, 5 मोल गैस, 10 मोल गैस, 20 मोल गैस। तो जनरल म्यू मोल के लिए कैलकुलेट कर देता हूं, जनरल म्यू मोल के लिए गैस की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा मतलब बेटा म्यू मोल, जितने भी मोल दे रखे हो उनकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा, F/2 म्यू RT। क्या होगी बेटा, F/2 म्यू RT। तो बेटा अगर मुझे ई गैस लिखना है, ई गैस लिखना है बेटा, मुझे ई गैस लिखना है तो क्या लिखी जाएगी, F/2 म्यू RT। और बेटा जरूरत पड़ने पर इसको क्या भी लिखा जा सकता है, F/2 PV भी लिखा जा सकता है। म्यू RT की जगह आदर्श गैस समीकरण से क्या भी लिख सकते हो बेटा, PV भी लिख सकते हो। अब बेटा जो गैस वाले फॉर्मूले पढ़ा है ना, जो गैस ये आंतरिक ऊर्जा के जो फॉर्मूले पढ़े ना बेटा, केवल 2 फॉर्मूले याद करोगे तुम, केवल 2 फॉर्मूले। कौन कौन से, एक तो अणु का, एक अणु की ऊर्जा क्या होती है, एक अणु की ऊर्जा क्या है बेटा, F/2 KT। क्या है एक अणु की ऊर्जा, F/2 KT। लेकिन 1 मोल की याद नहीं रखनी बेटा, 1 मोल की याद नहीं रखनी, 1 मोल की याद नहीं रखनी। जो गैस की कुल ऊर्जा ज्ञात की है तुमने, गैस की कुल ऊर्जा में बेटा 1 मोल की याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी वो 1 मोल की पूछे या फिर औसत मोलर ऊर्जा पूछे तो बेटा यहां पर म्यू बराबर 1 लिख दूंगा, म्यू बराबर 1। कुल ऊर्जा में म्यू बराबर 1 लिख दूंगा बेटा, म्यू बराबर 1, म्यू बराबर 1 लिख दूंगा तो बेटा बताओ F/2 RT आ जाएगा क्या, F/2 RT आ जाएगा क्या, देखो। तो 1 मोल की अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, कुल याद कर रखी है F/2 म्यू RT, उसमें म्यू बराबर 1 लिख देंगे। तो बेटा एक तो कुल ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 फॉर्मूले याद करने की बोल रहा हूं बेटा, इसको याद नहीं रखना है, इस वाले को नहीं याद रखना है बेटा, इस वाले को नहीं याद रखना, केवल 2 याद रखने। कौन कौन से याद रखोगे, एक तो एक अणु की ऊर्जा और एक क्या, गैस की कुल ऊर्जा F/2 म्यू RT। लेकिन अगर मैं 1 मोल की पूछ लूं, कुल नहीं पूछ के 1 मोल की पूछ लूं तो म्यू बराबर 1 मोल लिख दो। डन है क्या भाई, हो गया बेटा, टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब तुम मुझे हां या ना से जवाब दो, इसका हां या ना से जवाब दो भाई, तुम समझ पाए हो क्या, 2 फॉर्मूले याद रखने रहेंगे। डन है क्या बेटा जी, डन है क्या, बात बोलते नहीं हो क्या तुम, अच्छा ठीक है नहीं बोलोगे। यदि कोई गैस प्रारंभ में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तथा यदि कोई गैस प्रारंभ में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, तो वह ताप बताइए जब इसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाए, जब इसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाए,
कीजिए बेटा जी, सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। पहले वाले ताप पे जो भी ऊर्जा है E1 मान ली, तो सेकंड वाले ताप, वो ताप पता करना है जब ऊर्जा क्या हो जाए, 2E1 हो जाए। पहले अगर E है तो बाद में कितनी हो जानी चाहिए, 2E हो जानी चाहिए। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, बरसने दो, अच्छी बात है। पता नहीं, अच्छी बात है, अभी मौसम के हिसाब से, फसलों के हिसाब से, अभी ये तो ठीक मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा बेटा, E इज इक्वल टू गैस की बात कर रहा है क्या वो? अगर बेटा गैस की बात कर रहा है तो क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या, E इज इक्वल टू F/2 म्यू आर टी। वो बोल रहा है केवल और केवल ताप को परिवर्तित कीजिए, केवल और केवल ताप को परिवर्तित कीजिए, और ताप को परिवर्तित करके बेटा इसको कितना कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। ताप को परिवर्तित करके 2 गुना कर दीजिए। ताप को इस हिसाब से बढ़ाइए कि ऊर्जा क्या हो जाए, 2 गुनी हो जाए। तो बेटा E का प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ लिखनी है, केवल T के साथ, बाकी और कोई चीज चेंज नहीं होगी। इधर क्या लिखा जाएगा बेटा, E2/E1। इस तरफ क्या लिखा जाएगा बेटा, T2/T1। E2 की जगह कितना लिख दूंगा बेटा, E2 की जगह क्या लिख दूंगा, 2E1 अपॉन में क्या आएगा बेटा, E1। इस तरफ क्या आएगा बेटा, T2। इस तरफ क्या आएगा, T1। E1 से E1 निपट लिया। T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ T1। अब बेटा गलती यहीं पे आके होती है, गलती यहीं पे आके होती है। यहां के बहुत से बच्चे डायरेक्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं, बहुत से बच्चे यहां के डायरेक्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं, और यही बेटा सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बेटा तुम वैल्यू केल्विन में पुट कर सकते हो, केवल वैल्यू केल्विन में पुट कर सकते हो, वैल्यू बेटा केवल केल्विन में पुट होगी, और यही अपन से गलती हो जाती है। अच्छा 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना लिखोगे, 293 केल्विन लिखोगे क्या, 293 केल्विन। और 293 केल्विन से सोल्व करोगे बेटा तो जो T2 आएगा वो कितना आएगा, 586 केल्विन। और 586 केल्विन का मतलब क्या समझते हो बेटा, 313 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 313 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा भाई। ऊर्जा 2 गुनी करनी है, ताप 2 गुना करना है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, केल्विन में 2 गुना करना होता है। डन है क्या बेटा जी, याद रखोगे बात को, भूल तो नहीं जाओगे। सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल N2 की गतिज ऊर्जा की आंतरिक गतिज ऊर्जा बताइए, एक की आंतरिक गतिज ऊर्जा। कीजिएगा बेटा जी, सोल्व कीजिएगा इसको। इस वाले को सोल्व कीजिए बेटा, इस वाले को, या मैं सोल्व कर देता हूं। चलो E इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, F/2 म्यू आर टी लिखोगे क्या, F/2 म्यू आर टी। F की जगह बोलो बेटा कौन सी, 5/2 लिख दोगे क्या। देखो F का मान पता होना चाहिए क्या तुम्हें, F का मान पता होना चाहिए क्या। F का मान कितना होगा बेटा, F का मान कितना होगा, 5 होगा क्या F का मान। बेटा 273 माइनस किया, 546 में से 273 माइनस किया, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदला, इसलिए आया है। केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे, 273 माइनस करेंगे, और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना हो तो 273 ऐड कर देते हैं डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू में। एफ बेटा स्वतंत्रता की कोटि, एफ क्या है बेटा, स्वतंत्रता की कोटि। देखो बेटा एफ क्या है, स्वतंत्रता की कोटि है क्या बेटा, द्विपरमाणु गैस दिख रही है क्या, नाम से पता लग रहा है क्या द्विपरमाणु है। बेटा नाम से पता लग रहा है क्या द्विपरमाणु है। गैस का नाम देखो N2, गैस का नाम देखो बेटा N2। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज क्या बादाम खा के आए हो क्या सब।
कच्चा बादाम। म्यू की वैल्यू बोलो बेटा, म्यू की जगह कितना 1, आर की वैल्यू बोलो 25/3, टी की वैल्यू बोलो टी। अब डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिख दोगे ना भाई, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। बेटा 5 कल ये पढ़ाया था, कल ये पढ़ा था अपन ने। द्विपरमाणु गैस है क्या? द्विपरमाणु गैस देखो, नाम देखो बेटा, नाम नाम से पता लगेगा द्विपरमाणु गैस है। ये लो बेटा द्विपरमाणु गैस, नाम क्लियर पता लग रहा है, द्विपरमाणु है बेटा, द्विपरमाणु। द्विपरमाणु के तो बेटा F बराबर क्या रहेगा? 5 रहेगा। स्वतंत्रता की कोटि कितनी रहेगी? 5। आर की वैल्यू बोली, आर की वैल्यू लिख दी है। टी इज इक्वल टू कितना बेटा? 300 केल्विन में लिखना है भाई, भूल मत जाना। 27 मत चिपका देना। तुम सोचो अच्छा बहुत बढ़िया टेम्परेचर दे रखा है, 3 से डायरेक्ट कटेगा 27 इसलिए दे रखा है, ऐसा नहीं है बेटा, 300 लिखना है टेम्परेचर। निपटाऊं क्या? ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 125 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 6250 जूल आ जाएगा क्या? 6250 जूल। अच्छा बेटा अगर इसको कैलोरी में बदलोगे ना, कैलोरी में, तो 6250 अपॉन 4.2 कैलोरी कितना आएगा बेटा? अप्रोक्सीमेट 1500 कैलोरी आएगा। 1500 कैलोरी, अप्रोक्सीमेट 1500 कैलोरी आएगा। कैलोरी में आंसर पूछा हो तो। बेटा बहुत दिनों बाद आयो, लाइव आयो आज बहुत दिनों बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो स्वागत है तुम्हारा, है ना। चैप्टर के, इस वाले चैप्टर के केवल फॉर्मूले देखो और फॉर्मूले देख के क्वेश्चन करने लग जाओ। इस चैप्टर में फॉर्मूला डिपेंडेंट है चैप्टर पूरा। डेरिवेशन तुम्हें याद है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस चैप्टर में फॉर्मूले याद करो, क्वेश्चन लगाओ डायरेक्ट। जहां से जिस जगह से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो उसी जगह से समझ में आने लग जाएगा। यहां से पढ़ो, अभी यहां का समझो, फिर जब तुम्हें टाइम मिलता रहे तब देखते रहना। ऊर्जा घनत्व व दाब के मध्य संबंध, दाब के मध्य संबंध बताइए। एक परमाणुक आदर्श गैस के लिए, एक परमाणुक आदर्श गैस के लिए, एक परमाणुक आदर्श गैस के लिए E इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? F/2 म्यू आर टी। इज इक्वल टू क्या लिखोगे? F/2 म्यू आर टी। मैं सोल्व करवा रहा हूं बेटा इस क्वेश्चन को, सुनना मेरी बात को। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या समझते हो? ऊर्जा घनत्व का मतलब बता दीजिए। ऊर्जा अपॉन आयतन। जिस भी चीज का घनत्व पूछा जाए बेटा, जिस भी चीज का घनत्व पूछा जाए, अपोन में क्या लगाना है? आयतन। मैं बोलूं ऊर्जा घनत्व तो ऊर्जा अपॉन आयतन। मैं बोलूं आवेश घनत्व तो आवेश पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में आवेश का मान Q अपॉन V। मैं बोलूं अणु घनत्व तो कैपिटल N अपॉन कैपिटल V, कुल अणुओं की संख्या अपॉन कुल आयतन। जिसका भी घनत्व पूछा जाए वो राशि अपॉन क्या करना है बेटा? आयतन करना है। डन बेटा जी, डन। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ऊर्जा घनत्व का मतलब ऊर्जा अपॉन आयतन। बेटा मुझे ऊर्जा अपॉन आयतन वाली टर्म बनानी है। ऊर्जा अपॉन आयतन वाली टर्म बनानी, तो इस फॉर्मूले में आयतन लाना चाह रहा हूं। और बेटा आयतन लाने के लिए मुझे पता है कौन सहायता करेगा, कौन सहायता करेगा? आदर्श गैस समीकरण। इस म्यू आर टी की जगह क्या पीवी लिखा जा सकता है? क्या पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है क्या बेटा? पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी।
E इज इक्वल टू क्या लिख दोगे बेटा, F/2, और म्यू आर टी की जगह क्या लिख दोगे बेटा जी, PV लिख दोगे, क्या, F/2 PV। अच्छा बेटा, एनर्जी अपॉन आयतन, तब जाके ऊर्जा घनत्व तो बनेगा, आयतन को अपॉन में ले जाता हूं बेटा, ये E/V, इधर क्या आ जाएगा बेटा, F/2P, क्या आएगा बेटा, F/2P। इसी को बेटा ऊर्जा घनत्व बोला जाएगा, एनर्जी डेंसिटी बोला जाएगा, इसी को ऊर्जा घनत्व बोला जाएगा, ई घनत्व, ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एफ का मान कितना लिख दू, 3p/2, कितना लिख दू बेटा, 3p/2। स्वतंत्रता की कोटि 3 क्यों लिखी बेटा, क्यों लिखी, बोला है आदर्श एक परमाणु गैस, एक परमाणु के लिए कितनी होता है, F बराबर 3, एक परमाणु के लिए 3, द्विपरमाणु के लिए 5, रेखीय बहु के लिए भी 5, अरेखीय बहु के लिए 6। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है इसमें। यदि एक गैस का प्रारंभिक ताप 200 केल्विन है तो वह ताप बताइए, कि फर्स्ट अणुओं की आरएमएस चाल 2 गुनी हो जाए। औसत आणविक ऊर्जा 2 गुनी हो जाए। अब सोल्व करो भाई, सोल्व करो, 1 मिनट का टाइम देता हूं तुम्हें, 1-1.5 मिनट का टाइम तुम्हें देता हूं, अब तुम सोल्व करो अब। आंसर चाहिए पहले और दूसरे दोनों का। तुम सोल्व कर रहे हो कि मैं मुझे सोल्व करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो, मतलब और ये बेटा तुमने 1 0 ज्यादा तो नहीं लगा दिए, देखो रणजीत। बेटा क्लियर बोल रहा है क्वेश्चन में, वह ताप बताइए, मतलब बेटा ताप को परिवर्तन करना है, मतलब ताप को परिवर्तित करके 2 गुना करना है बेटा, 2 गुना करना, 4 गुना करना, 3 गुना करना, आधा करना, 1/3 करना। सारे क्वेश्चन प्रोपोर्शनिटी से होते हैं, सारे क्वेश्चन प्रोपोर्शनिटी से होते हैं बेटा। किससे होते हैं? प्रोपोर्शनिटी से। अच्छा सुनिए बेटा जी, पहले वाले को सोल्व कर रहा हूं, है ना, पहले वाले को। तो बेटा पहले वाले में ऐसा लिख दूं क्या कि जो VRMS रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T रहेगा। तो यहां पर बेटा V2/V1 इज इक्वल टू √T2/T1। यहां पर V2 की जगह कितना बेटा 2V1 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या बेटा √T2/T1। V1 से V1 निपट लेगा बेटा, स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा बेटा जी 4 इज इक्वल टू T2/T1।
T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4T1। T1 केल्विन में ही तो है, केल्विन में ही है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा कितना हो जाएगा बेटा 800 केल्विन। T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 केल्विन। सेकंड वाले में बताइए बेटा, सेकंड वाले पार्ट में ऊर्जा जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रहेगी। E2 बाई E1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा T2 बाई T1। यहां से E2 की जगह क्या लिखोगे बेटा 2E1 अपॉन क्या लिख दोगे बेटा E1 T2 बाई T1। E1 से E1 निपट लेगा, T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ T1। और 2 टाइम्स ऑफ T1 आने का क्या मतलब समझते हो बेटा, 2T1 मतलब क्या बेटा 400 केल्विन हो जाएगा। क्या बोलो 400 केल्विन। है भाई बोलिए। देख लीजिए क्वेश्चन को, किसी को कोई लोचा हो तो बता दीजिए बेटा मुझे। पहले वाले का सेम आया, दूसरे वाले का सेम नहीं आया। मैंने कौन से चैप्टर के क्वेश्चन नहीं दिए बेटा, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन नहीं दिए मैंने? इसके पहले वाला जो उष्मा स्थानांतरण वाला चैप्टर हुआ था उसके क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास। मॉड्यूल में ठीक से छांटना बेटा, एक ही चैप्टर में निकलेंगे सारे क्वेश्चन। अब मेरे पास तुम्हारा मॉड्यूल भी नहीं है कि मैं तुम्हें छांट के बता दूं कि ये वाले क्वेश्चन है। कौन सा वाला मॉड्यूल है तुम्हारे पास? डाउट नेट वाला मॉड्यूल है तुम्हारे पास? डाउट नेट वाला मॉड्यूल है, ठीक है मैं बताता हूं उसमें कौन से क्वेश्चन है ना। हाँ मुझे भेज देना, ऐसा करना मुझे भेज देना। आज मैं तुम्हें व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा तो उस पर मुझे भेज देना तुम लोग, है ना। फिर मैं तुम्हें छांट के बता दूंगा कि ये वाले क्वेश्चन है। आगे चलू बेटा, अब आगे चलू किसको इस क्वेश्चन में कोई लोचा तो नहीं है ना बेटा। जहां भी वो अणु की बात करेगा, देखो बेटा यहां पे भी आणविक ऊर्जा आई थी, तो चलो मैंने E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख दिया, पर तुम्हें पूरा फॉर्मूला तो पता होना चाहिए बेटा। E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है F/2 kT। क्या होता है बेटा F/2 kT। औसत आणविक ऊर्जा की बात की जाए तब याद रखना, अच्छा गलती से भी नंबर नहीं दूं? ठीक है नहीं दूंगा। अब बेटा मेरी बात को सुनना बेटा जी, मेरी बात को सुनना। मैं कह रहा हूं कि अब अपन थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर, केटीजी के बाद जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इस चैप्टर में दो पार्ट थे, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। बेटा दो पार्ट थे इसमें, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में से केटीजी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
केटीजी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। केटीजी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा एक कॉमन पार्ट की बात कर रहा हूं, एक कॉमन पार्ट की बात कर रहा हूं, कॉमन पार्ट की बात कर रहा हूं बेटा, जो क्या है सीपीसीवी वाला पार्ट है, कॉमन पार्ट, सीपीसीवी वाला पार्ट, कॉमन पार्ट जो बेटा केटीजी में भी है और वही बेटा थर्मोडायनिक्स में भी है, कॉमन पार्ट है। अब कॉमन पार्ट सीपीसीवी वाला पार्ट, अगर केवल सीपीसीवी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो उनको अपन केटीजी का बोलते हैं, लेकिन वही सीपीसीवी वाले क्वेश्चन जब हीट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उष्मा की मात्रा से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो बेटा वो किसमें आ जाते हैं, थर्मोडायनिक्स में। अगर केवल क्वेश्चन सीपीसीवी तक लिमिटेड रहेगा तो केटीजी का क्वेश्चन है, और बेटा अगर वो उष्मा की मात्रा कैलकुलेट करवाएगा तो बेटा वो थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी का क्वेश्चन है ना। किसी का भी क्वेश्चन अपन को चैप्टर से मतलब नहीं, अपन को क्वेश्चन करना आना चाहिए, है ना। तो बेटा कॉमन सा पार्ट है ना। आप सुनिएगा मेरी बात को, मैं बेटा विशिष्ट उष्मा का जिक्र कर रहा हूं, एक शब्द का जिक्र कर रहा हूं बेटा, विशिष्ट उष्मा। किसका जिक्र कर रहा हूं बेटा, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा बेटा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। सबसे पहले वाली तो होती है स्मॉल एस, स्मॉल एस को बेटा क्या भी लिखा जाता है, स्मॉल सी भी लिखा जाता है, स्मॉल एस या फिर क्या लिख सकते हो आप, स्मॉल सी। इसका मतलब क्या है बेटा, ग्राम विशिष्ट उष्मा, ग्राम विशिष्ट उष्मा। इसको किससे लिखाया जाता है बेटा, इसको किससे लिखा जाता है, एस म्यू, या फिर किससे लिखा जाता है बेटा, कैपिटल सी। इसका मतलब क्या है बेटा, मोलर विशिष्ट उष्मा। मोलर विशिष्ट उष्मा बेटा, ये विशिष्ट उष्मा का काम क्या है बेटा, विशिष्ट उष्मा का काम क्या है। तो बेटा अपन ने बोला विशिष्ट उष्मा, एक टर्म मुझे डिफाइन करनी पड़ी। बेटा मुझे नहीं पता एक्स्ट्रा एज वाला मॉड्यूल कौन सा है, सुनिएगा बात को, है ना। मेरे पास तुम्हारा कोई सा भी मॉड्यूल नहीं है अभी फिलहाल, सुनिएगा बात को। तो बेटा विशिष्ट उष्मा की बात कर रहा हूं, विशिष्ट उष्मा की, है ना। तो सुनना बेटा मेरी बात को, दो प्रकार की उष्मा की बात कर रहे हैं अपन, दो प्रकार की। एक तो होती है बेटा ग्राम विशिष्ट उष्मा, एक तो होती है बेटा ग्राम विशिष्ट उष्मा, एक क्या होती है बेटा, मोलर विशिष्ट उष्मा। बेटा ये चीजें क्यों डिफाइन की गई, इन चीजों को परिभाषित करने का कारण क्या था। इन चीजों को परिभाषित करने का कारण यह था बेटा, जैसे मान लीजिए मैं तुमसे बोल देता हूं कि बेटा ये एक बोतल है, ये पानी का अमाउंट है, पानी है, ये पानी है। अब बेटा मैंने तुमसे बोला कि ये 20 ग्राम पानी है, 20 ग्राम पानी। इस 20 ग्राम पानी का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको कितनी उष्मा देनी पड़ेगी, इसको कितनी उष्मा देनी पड़ेगी। तो बेटा मैंने तुम्हें मात्रा जो बताई वो किस में बताई बेटा, ग्राम में बताई क्या, द्रव्यमान में बताई क्या, द्रव्यमान की फॉर्म में। मात्रा जो बताई मैंने तुम्हें पानी की, वो किसकी फॉर्म में बताई, द्रव्यमान की फॉर्म में, ग्राम की फॉर्म में। तो बेटा अगर मैं बोलूं ये 20 ग्राम पानी है, इसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाइए, तो बेटा अगर ग्राम में दे रखा है तो ये तो बेटा इससे सोल्व किया जाएगा, ग्राम विशिष्ट उष्मा से। ऐसे बेटा मैं बोल देता, मान लो 20 ग्राम पानी है, 20 ग्राम पानी या 18 ग्राम पानी मान लो, 18 ग्राम, 36 ग्राम मान लो, है ना। तो अगर मैंने तुम्हें इसका द्रव्यमान दिया कि 36 ग्राम पानी है, तो बेटा इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करोगे, इस वाली टर्म से सोल्व करोगे। लेकिन बेटा अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि 2 मोल पानी है, 2 मोल H2, 2 मोल H2 मतलब 36 ग्राम हो गया। तो अगर मैं तुम इसकी मात्रा बेटा मोल की टर्म में देता, किसकी टर्म में देता, मोल की टर्म में, तो अगर तुम इसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, इसके लिए उष्मा की मात्रा पता करनी है, क्यों पता करना है, तो बेटा मोलर विशिष्ट उष्मा काम में आती, मोलर विशिष्ट उष्मा। बेटा मात्रा किस पे दी जा रही है, मात्रा किस में दी जा रही है, द्रव्यमान की फॉर्म में दी जा रही है या मोल की फॉर्म में दी जा रही है, उस पर निर्भर करेगा कि कौन सी वाली टर्म अपन को काम में लेनी है। बेटा कौन सी वाली टर्म अपन को काम में लेनी है, सुनना बेटा मेरी बात को। अगर बेटा द्रव्यमान की फॉर्म में अगर तुम्हें मात्रा दी जाए, अगर तुम्हें मात्रा बेटा द्रव्यमान की फॉर्म में दी जा रही है, तो बेटा कौन सी, ग्राम विशिष्ट उष्मा काम में आएगी, ग्राम विशिष्ट उष्मा काम में आएगी बेटा, ग्राम विशिष्ट उष्मा, ग्राम विशिष्ट उष्मा काम में आएगी। क्या होती है बेटा ग्राम विशिष्ट उष्मा, क्या होती है ग्राम विशिष्ट उष्मा, 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या होती है बेटा, 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है बेटा, उसको क्या बोला जाता है, ग्राम विशिष्ट उष्मा।
इसको डिफाइन ऐसे किया है, परिभाषित ऐसे किया है। मान लीजिए पानी की ग्राम विशिष्ट उष्मा पता करनी है तुम्हें, पानी की ग्राम विशिष्ट उष्मा तुम्हें पता करनी है, तो कैसे पता करोगे? पानी का 1 ग्राम लोगे, उसको गैस पे चढ़ाओगे, तब तक चढ़ाओगे जब तक उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड ना बढ़ जाए। जो उष्मा तुम्हें उसको देनी पड़ी उसको क्या बोला जाएगा बेटा? जो उष्मा तुम उसको दोगे उसको क्या बोला जाएगा? पानी की ग्राम विशिष्ट उष्मा। किसी की भी ग्राम विशिष्ट उष्मा पता करने का तरीका क्या है? उसका एकांक द्रव्यमान लिया जाएगा 1 ग्राम। उस 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, कितनी उष्मा देनी पड़ी वो उसकी विशिष्ट उष्मा है। 1 ग्राम बर्फ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, जो उष्मा देनी पड़ी वो बर्फ की ग्राम विशिष्ट उष्मा है। 1 ग्राम वाष्प, 1 ग्राम वाष्प का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, जो उष्मा देनी पड़ी वो क्या है? वाष्प की ग्राम विशिष्ट उष्मा है। तो किसी भी वस्तु का 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस पदार्थ की ग्राम विशिष्ट उष्मा कहलाती है। तो बेटा मैंने बोला अगर 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो जो उष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या रहेगी? स्मॉल एस रहेगी। फिर मैंने बोला बेटा जनरलाइज करता हूं फॉर्मूले को। मान लीजिए m ग्राम दिया जा रहा है मुझे, m ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो जो उष्मा की मात्रा आएगी वो कितनी आएगी बेटा? m गुणा s आ जाएगी। ऐसे में बोलो बेटा m ग्राम का तापमान कितना बढ़ाना है बेटा? डेल्टा t डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो जो उष्मा की मात्रा आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? ms डेल्टा t आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? ms डेल्टा t। यहां से s का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? qm डेल्टा t। क्या आएगा बेटा? qm डेल्टा t। यहां से बेटा अगर मैं m बराबर 1 कर दूं, m बराबर 1, डेल्टा t बराबर क्या कर दूं? 1, तो बेटा यहां से जो s आएगा वो s बराबर क्या आएगा? q। अगर इस पूरे को एक साथ रीड किया जाए तो बेटा यही परिभाषा है। इस पूरे को अगर एक साथ रीड किया जाए बेटा तो यही परिभाषा है। इस पूरे को अगर बेटा मैं एक साथ रीड कर देता हूं तो यही परिभाषा है। देखना बेटा कैसे परिभाषा बनेगी। एकांक द्रव्यमान का तापमान एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा ही विशिष्ट उष्मा कहलाती है। पूरा रीड करना है, पूरा रीड करना है इसको। एकांक द्रव्यमान का तापमान एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। और बेटा फॉर्मूला क्या रहेगा? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। क्या रहेगा बेटा फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ऐसे इसके लिए बोलिए बेटा जी, ऐसे इसके लिए बोलिए। इसके लिए डायरेक्ट लिख दूं क्या? Q इज इक्वल टू म्यू एस म्यू डेल्टा टी, या फिर Q इज इक्वल टू म्यू कैपिटल C डेल्टा टी। एस म्यू को या तो कैपिटल सी लिख सकते हैं। यहां से बेटा कैपिटल सी की बात करूं तो कैपिटल सी का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q अपॉन म्यू डेल्टा टी। अगर म्यू बराबर भी कितना कर दूं बेटा? 1, डेल्टा टी बराबर भी कितना कर दूं बेटा? 1, तो जो C आएगा बेटा C बराबर क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। इस पूरी को एक परिभाषा बोलेंगे बेटा। एकांक मोल का तापमान एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा मोलर विशिष्ट उष्मा कहलाती है। देखिए बेटा जी कोई लोचे वाली बात तो नहीं है बेटा। ये वाली जो टर्म अपन ने पढ़ी है ये तब काम में ली जाती है जब मुझे वस्तु का क्या दिया जाए बेटा? द्रव्यमान दिया जाए। लेकिन मुझे पता है बेटा गैसों के केस में कभी द्रव्यमान कम से कम दिया जाता है, ज्यादातर टाइम मोलों की संख्या बताई जाती है। 5 मोल नाइट्रोजन, 2 मोल ऑक्सीजन, 4 मोल हाइड्रोजन, 5 मोल हीलियम। तो बेटा इस वाली टर्म पे जाना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू म्यू सी डेल्टा टी लिखना पड़ेगा अपन को। गैसों वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। जब कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब पानी बर्फ वाष्प की बात की जाएगी तो उनका द्रव्यमान दिया जाता है, तो वहां पर उष्मा किससे कैलकुलेट की जाती है? एमएस डेल्टा टी से। जहां पे क्वेश्चन में द्रव्यमान का जिक्र किया जा रहा हो वहां पे एमएस डेल्टा टी से। जहां पे बेटा पदार्थ के मोलों का जिक्र किया जाता हो, मात्रा मोलों में बताई जाती हो, और मात्रा मोलों में जनरली किसकी बताई जाती है बेटा? गैसों की बताई जाती है। तो गैसों के लिए क्यू बराबर क्या लिखते हैं बेटा? म्यू सी डेल्टा टी। डन रहेगी क्या बेटा जी बात? समझे हो क्या तुम मेरी बात को? है भाई, समझे हो क्या मेरी बात को?
कैपिटल सी व स्मॉल सी के मध्य संबंध। अब बेटा मैं वापस से इस बोतल के एग्जांपल पे आ रहा हूं। देखना बेटा, मैंने बोला ये 36 ग्राम पानी है, 36 ग्राम पानी। 36 ग्राम पानी का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। आवश्यक उष्मा की मात्रा बताइए। तुम्हें द्रव्यमान दिया बेटा 36 ग्राम, तो बेटा 36 ग्राम द्रव्यमान से तुम सोल्व करोगे एमएस डेल्टा टी से। बेटा दूसरा बच्चा आया, दूसरा बच्चा बोला, दूसरे बच्चे ने बोला कि सर इसकी मात्रा बताओ, मैं उसके लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए उष्मा की मात्रा कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैंने बोला बेटा 2 मोल पानी है, 2 मोल पानी है, 2 मोल 2 मोल पानी। तो बेटा मोल बता दिए मैंने, तो किससे कैलकुलेट करेगा? मोलर विशिष्ट उष्मा से, म्यू कैपिटल सी डेल्टा टी से। जिसको ग्राम में बताई थी मात्रा, वो किससे कैलकुलेट करेगा? एमएस डेल्टा टी से। बेटा दोनों को 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ाना है। एक को 36 ग्राम बताया, एक को 2 मोल बताया। तो बेटा क्या दोनों का आंसर सेम आना चाहिए क्या? दोनों का आंसर सेम आना चाहिए क्या? पानी का 1 मोल बराबर 18 ग्राम H2O। तो एक को 2 मोल बता दिया, एक को 36 ग्राम बता दिया। बताओ दोनों का आंसर सेम आना चाहिए क्या? सेम ही तो मात्रा है पानी की। एक को 2 मोल बता रहा हूं, एक को 36 ग्राम बता रहा हूं। जिसको ग्राम में बताया बेटा, जिसको द्रव्यमान में बताई मात्रा, वो क्या लिखेगा? एम स्मॉल सी डेल्टा टी। दूसरा वाला क्या लिखेगा? म्यू कैपिटल सी डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी निपटाएंगे। क्या लिखा जाएगा बेटा? एम स्मॉल सी इज इक्वल टू म्यू कैपिटल सी। यहां से कैपिटल सी क्या आएगा बेटा? एम स्मॉल सी अपोन में क्या आएगा? म्यू। यहां से बेटा एम बाई म्यू को क्या लिखा जा सकता है? एम डब्ल्यू। क्या लिखा जा सकता है बेटा? एम डब्ल्यू स्मॉल सी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? कैपिटल सी। फॉर्मूला जानते होंगे तुम। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एम अपॉन एम डब्ल्यू। क्या होता है बेटा? एम अपॉन एम डब्ल्यू। ये होता है क्या? देखो कोई लोचे वाली बात तो नहीं ना भाई यहां तक। और सिंपल शब्दों में समझो ना बेटा, सिंपल शब्दों में समझो। अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम पानी। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं 1 ग्राम पानी, मतलब विशिष्ट उष्मा, पानी की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? 1 होती है। पानी की विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड पानी की विशिष्ट उष्मा। पानी की विशिष्ट उष्मा है मतलब क्या? 1 ग्राम का मान है क्या? 1 ग्राम का मान है क्या? 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा है, उसी का मान है क्या है? लेकिन बेटा अगर मैं बोल दूं 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब क्या? मैं एमडब्ल्यू ग्राम की वैल्यू पूछ रहा हूं क्या? मोलर विशिष्ट उष्मा, मोलर विशिष्ट उष्मा मतलब 1 मोल के लिए पूछ रहा हूं क्या? और 1 मोल का मतलब क्या? एमडब्ल्यू ग्राम के लिए पूछ रहा हूं क्या? एमडब्ल्यू ग्राम हुआ क्या? 1 मोल का मतलब क्या? एमडब्ल्यू ग्राम हुआ क्या बेटा? 1 मोल ऑक्सीजन मतलब बेटा क्या? 32 ग्राम ऑक्सीजन हुई क्या? 1 मोल पानी 18 ग्राम पानी हुआ क्या? 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम ऑक्सीजन हुई क्या? 28 ग्राम नाइट्रोजन हुई क्या? तो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं बेटा? एमडब्ल्यू ग्राम। मोलर मास इसीलिए तो बोलते हैं उसको मोलर द्रव्यमान। तो बेटा सुनना मेरी बात को, ये जो स्मॉल सी लिखा हुआ है, ये स्मॉल सी किसके लिए बेटा? 1 ग्राम के लिए। किसके लिए बेटा? 1 ग्राम के लिए। किसके लिए बेटा? 1 ग्राम के लिए। ये मोलर है। मोलर किसके लिए होता है बेटा? 1 मोल के लिए। ये किसके लिए? 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या समझोगे बेटा? एमडब्ल्यू ग्राम समझोगे क्या? एमडब्ल्यू ग्राम के लिए। अगर मैं बोल रहा हूं बेटा 1 ग्राम के लिए कितनी? स्मॉल सी, तो एमडब्ल्यू ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी? एमडब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल सी हो जाएगी। क्या बोल? मैं बोल रहा हूं पानी के लिए विशिष्ट उष्मा 1 ग्राम की। 1 ग्राम के लिए मात्रा क्या है? 1 कैलोरी। तो बताओ बेटा 18 ग्राम के लिए, 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? 18 कैलोरी हो जाएगी क्या? तो मोलर वाली वैल्यू पता करनी है तो बेटा एमडब्ल्यू से तो गुणा करना है केवल। ये बेटा 1 ग्राम की है, इसको एमडब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो एमडब्ल्यू ग्राम की हो गई। एमडब्ल्यू ग्राम की मतलब किसकी हो गई बेटा? 1 मोल की हो गई।
याद रहेगी बात। 1 ग्राम वाली को एमडब्ल्यू से गुणा कर दो तो एमडब्ल्यू ग्राम की हो जाएगी, एमडब्ल्यू ग्राम मतलब 1 मोल की हो गई, कहानी खत्म। फिर आने वाली बात है, और नहीं आ रहा हो फील तो डायरेक्ट याद रखिए, एमडब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल सी इक्वल टू कैपिटल सी। बिना फ्यूल के भी फॉर्मूला पता है तो भी तुम्हारा काम होगा। अब इसके बाद में आता है बेटा अपने पास में मेयर संबंध। क्या आता है? मेयर संबंध। मेयर संबंध क्या बोलता है बेटा? मेयर संबंध कहता है, नहीं मेयर संबंध नहीं, पहले बाद में पढ़ेंगे मेयर संबंध को, पहले सीपीसी भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना मेयर संबंध नहीं आए। बेटा सबसे पहले प्रक्रम की बात कर रहा हूं, समआयतनिक। कौन सा प्रक्रम है बेटा? समआयतनिक। कौन से प्रक्रम की बात कर रहे हैं बेटा? समआयतनिक प्रक्रम की बात कर रहे हैं, समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम में बेटा जिसमें आयतन क्या होगा? नियत होगा। v बराबर क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। और बेटा v बराबर कांस्टेंट है तो जो मोलर विशिष्ट उष्मा थी c, उसको बेटा स्पेशल नाम दे दिया cv। जो मोलर विशिष्ट उष्मा थी C, कैपिटल C, याद रखना बेटा, स्मॉल सी का मतलब ग्राम और कैपिटल C का मतलब मोलर वाली की बात कर रहा हूं। कैपिटल C मतलब मोलर, स्मॉल c मतलब ग्राम वाली। तो बेटा कैपिटल CV लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? FR/2। कितना होगा बेटा? FR/2। अच्छा F का मतलब समझे हो गया तुम? F का मतलब स्वतंत्रता की कोटि है। F का मतलब क्या है बेटा? स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि। अच्छा अगर मुझे Q लिखना हो, केवल CV का क्वेश्चन है तब तो FR/2, लेकिन बेटा अगर Q पता करना हो, उष्मा की मात्रा पता करनी हो, तो जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था? म्यू कैपिटल C की जगह क्या लिखेंगे? CV मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। ये लिखा था क्या फॉर्मूला? कैपिटल C की टर्म में फॉर्मूला ऐसे लिखते थे क्या? म्यू C डेल्टा टी। तो C को स्पेशल नाम दे दिया इस प्रोसेस में CV, जिसका मान कितना होता है? FR/2। R मुझे पता है, गैस का नाम पता रहा है, स्वतंत्रता की कोटि भी पता रहेगी। याद रखना है बेटा फॉर्मूले को, है ना। सेकंड बेटा समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम क्या नियत रहेगा बेटा? P बराबर क्या रहेगा? कांस्टेंट। P बराबर कांस्टेंट रहेगा, C को स्पेशल नाम CP 1 प्लस F/2 होल मल्टीप्लाइड बाई R। और बेटा अगर Q लिखना हो तो Q क्या रहेगा? म्यू CP डेल्टा टी। Q का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू C डेल्टा टी। मोल की टर्म में क्या होता है फॉर्मूला? म्यू C डेल्टा टी। अब इस C के अलग अलग प्रक्रम में अलग अलग मान है। दो प्रक्रम हो चुके हैं बेटा अपने पास, थर्ड प्रक्रम की बात कर रहा हूं। थर्ड प्रक्रम समतापीय। टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा बेटा Q इज इक्वल टू म्यू C डेल्टा टी लिख रहा हूं, यहां से C इज इक्वल टू Q अपॉन म्यू डेल्टा टी लिख रहा हूं। मुझे पता है बेटा डेल्टा टी क्या रहेगा? 0, क्योंकि टेम्परेचर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी 0। तो जो बेटा C आइसोथर्मल है, C समतापीय है, वो कितना आ जाएगा बेटा? अनंत आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? अनंत आ जाएगा। और अगर बेटा मैं Q इससे पता करूं तो Q इज इक्वल टू म्यू C आइसोथर्मल डेल्टा टी। बेटा कौन सी फॉर्म बन रही है? CIT तो कितना बेटा? अनंत। डेल्टा टी कितना बेटा? 0। ये वाली फॉर्म बनेगी बेटा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब यह फॉर्मूला सुटेबल नहीं है।
नॉट सुटेबल। इस फॉर्मूले से क्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इस फॉर्मूले से क्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। कौन से प्रक्रम के लिए बेटा? समतापीय प्रक्रम के लिए। कौन से प्रक्रम के लिए बेटा? समतापीय प्रक्रम के लिए। समायतनिक के लिए जानता हूं मैं क्यू कैसे आएगा, म्यू सीवी डेल्टा टी। समदाबी के लिए जानता हूं मैं म्यू सीपी डेल्टा टी। लेकिन समतापीय के लिए मैंने इससे पता करने की कोशिश की तो इस वाले से तो नहीं आ पाएगा समतापीय के लिए, तो अपन ने उम्मीद छोड़ दी इस फॉर्मूले से समतापीय का नहीं आएगा। समायतनिक का आएगा, समदाबीय का आएगा और समतापीय का इस वाले फॉर्मूले से नहीं आएगा, म्यू सी डेल्टा टी से डायरेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए जो जुगाड़ होगा वो आगे देखेंगे। इसके बाद में प्रक्रम नंबर 4 रुद्धोष्म। थोड़ा नीचे लिख देता हूं है ना, रुद्धोष्म 4 नंबर प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम होता है क्या है बेटा? जिसमें उष्मा का आदान प्रदान कितना रहा हो? 0 रहा हो। डेल्टा क्यू या क्यू बराबर क्या रहा हो? 0। क्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? म्यू सी एडी रुद्धोष्म डेल्टा टी। एडी का मतलब एडियाबेटिक रुद्धोष्म। रुद्धोष्म में बेटा ये इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से सी एडी भी कितना आ जाएगा बेटा? 0। अच्छा, इसमें क्यू का मान तो पता करने की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस के नाम से पता है कि क्यू बराबर क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा। क्यू बराबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। बेटा 5 नंबर जनरल प्रक्रम, सामान्य प्रक्रम। सामान्य प्रक्रम, सामान्य प्रक्रम, सामान्य प्रक्रम मतलब क्या? पी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां से बेटा जो सी आएगा वो सी बराबर क्या रहेगा? सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। और जो क्यू रहेगा वो क्यू इज इक्वल टू म्यू सी डेल्टा टी, जहां पर सी का मान यहां से आएगा। बेटा 4 तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, 4 तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस कौन कौन से है बेटा? समायतनिक, समदाबीय, समतापीय और रुद्धोष्म। लेकिन बेटा अपन बाकी के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बाकी अनंत प्रक्रम हो सकते हैं, अनंत प्रक्रम हो सकते हैं। 4 ही प्रक्रम नहीं होते, 4 तो स्टैंडर्ड है बेटा। प्रक्रम तो कितने? अनंत है प्रक्रम। हाँ करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे क्वेश्चन सोल्व। बेटा प्रक्रम तो कितने? अनंत प्रक्रम है बेटा, अनंत प्रक्रम है। क्वेश्चन है बेटा, इनकी पूरों की टेबल ही बना देते हैं अपन, टेबल ही बना देते हैं, सबके लिए पता कर लेते हैं वैल्यू। प्रक्रम कितने? अनंत है बेटा, अनंत है। 4 प्रक्रम नहीं होते केवल, 4 तो स्टैंडर्ड है जिनमें कुछ ना कुछ 0 हो रहा है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो रहा है। उसके अलावा अनंत प्रक्रम में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P समानुपाती V स्क्वायर, P समानुपाती V क्यूब, P समानुपाती V की घात 4, P समानुपाती V की घात 5, P समानुपाती V की घात 6, P समानुपाती V की घात 7, P समानुपाती V की घात 8, P समानुपाती V की घात 10, P समानुपाती V की घात 15। अनंत प्रक्रम हो सकते हैं इससे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो सारे अनंत प्रक्रम है बेटा उनको किसमें समझा जाता है? सामान्य प्रक्रम में। और बेटा जब सामान्य प्रक्रम को सोल्व करना हो, क्वेश्चन कैसे पता लगता है कि सामान्य प्रक्रम का है? क्वेश्चन कैसे पता लगता है कि सामान्य प्रक्रम का क्वेश्चन है? तो बेटा सामान्य प्रक्रम के क्वेश्चन की यही पहचान होती है कि उसमें प्रक्रम की समीकरण दी होती है, तुम्हें प्रक्रम की समीकरण दी होती है बेटा। क्या दी होती है बेटा? प्रक्रम की समीकरण। तो बेटा ऐसे प्रक्रम की समीकरण तुम्हें दी रहेगी, प्रक्रम की समीकरण को इस फॉर्म में अरेंज करना तुम्हारा काम है। कैसे अरेंज होगी ये अभी बात करेंगे अपन, है ना, ये अभी बात करेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन जब आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। डने कोई लोचे वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा मेयर संबंध की बात कर रहा हूं, मेयर संबंध। मेयर संबंध क्या होता है बेटा? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर होता है।
इसका चाहो तो तुम प्रूफ ले सकते हो बेटा, मेरे से प्रूफ ले सकते हो, लिखवा के ले सकते हो प्रूफ। सीपी की जगह क्या लिखोगे बेटा, सीपी माइनस सीवी, एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, एलएचएस से। सीपी की जगह क्या लिखोगे बेटा, 1 प्लस एफ बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई आर। सीवी की जगह क्या लिखोगे बेटा, एफ आर बाई 2। बेटा आर को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा बेटा, आर प्लस एफ आर बाई 2, आर प्लस एफ आर बाई 2 माइनस एफ आर बाई 2। इससे ये निपट लिया बेटा, कितना आ गया, आर आ गया, बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आर एच एस हो जाएगा। हैंस प्रूव। अच्छा बेटा, अगर तुमसे पूछा जाए कि स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी क्या होगा, स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी क्या होगा, तो बेटा जो रिलेशन मुझे पता है, जो रिलेशन मुझे पता है, मुझे कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी इज इक्वल टू आर पता है। बेटा स्मॉल सीवी लाना चाहता हूं, तो कैपिटल सीपी की जगह क्या लिखूं बेटा, एम डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल सीपी लिख दूं क्या, इसको एम डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल सीवी लिख दूं क्या, इक्वल टू आर हो जाएगा क्या। याद आ रहा है कैसा तुम्हें कोई रिलेशन, अभी अभी मैं चीख चीख के समझा रहा था, तुम्हें चीख चीख के समझा रहा था। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, आर अपॉन एम डब्ल्यू आएगा। कितना आएगा बेटा, आर अपॉन एम डब्ल्यू। बोलिए बेटा जी। ये ग्राम विशिष्ट उष्माओं का अंतर है, ग्राम विशिष्ट उष्माओं का अंतर, ग्राम विशिष्ट उष्माओं का अंतर। ये क्या है बेटा, मोलर, ये क्या है, मोलर का अंतर, मोलर विशिष्ट उष्माओं का अंतर, मोलर विशिष्ट उष्माओं का अंतर। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, जो मैं नोट्स बना रहा हूं, अगर तुम इनको डेली जाके केवल 2 बार रीडिंग लगा लो, 2 बार रीडिंग, ये कह रहा हूं कि 2 बार रीडिंग लगा लो न्यूज़पेपर की तरह। 2 बार अगर न्यूज़पेपर की तरह तुमने रीडिंग लगा ली, तुम्हें सब चीजें याद हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं, ये जो फॉर्मूले में लिख रहा हूं, ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं, केवल 2 बार रीडिंग लगानी है तुम्हें डेली जाके। आज पढ़ाया तो आज पढ़ाते, आज जब भी पढ़ने का रूटीन हो 2 बार पढ़ लो केवल इनको, उसके बाद मत देखो भले, उसके बाद क्वेश्चन लगा लो, फिर परमानेंट याद रह जाएंगे। इन पे बेस्ड अगर तुमने क्वेश्चन लगा लिए, फॉर्मूले वगैरह सब याद रह जाएंगे। एक आता है बेटा पॉइसन अनुपात, पॉइसन अनुपात, पॉइजन रेशियो। जिसको क्या बोलते हैं बेटा, गामा बोलते हैं। गामा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सीपी बाई सीवी। क्या होता है बेटा, सीपी बाई सीवी, या फिर 1 प्लस 2 बाई एफ, 1 प्लस 2 बाई एफ। दोनों फॉर्मूले याद रखने बेटा, सीपी बाई सीवी और 1 प्लस 2 बाई एफ। सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू, सीपी की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस एफ बाई 2 आर। नीचे क्या लिखोगे बेटा, एफ बाई 2 आर। आर से आर निपट जाएगा बेटा, एफ बाई 2 से डिवाइड करूंगा, 1 अपॉन एफ बाई 2, 1 अपॉन एफ बाई 2 प्लस 1 आ जाएगा। यहां से कितना आएगा बेटा, 2 बाई एफ प्लस 1। अब जो मेरी बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो सुनना मेरी बात को। मैं तुमसे बोलूंगा, अगर तुम्हें गैस का नाम बता दिया मैंने कि गैस कौन सी बेटा, हीलियम है। गैस कौन सी है, हीलियम है। हीलियम गैस दे दी मैंने तुम्हें। अच्छा हीलियम गैस दे दी तो क्या तुम इसकी परमाणुकता बता दोगे क्या कि कितनी परमाणु गैस है ये? हीलियम मैंने बोला तो तुम बता दोगे क्या ये कितने परमाणु गैस है? एक परमाणु गैस होगी क्या? नाम से क्लियर है क्या? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये सारी बेटा एक परमाणु गैस है क्या? हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब एक परमाणु गैस है क्या? एक परमाणु गैस है। अच्छा एक परमाणु गैस है तो क्या तुम इसकी स्वतंत्रता की कोटि पता है क्या? 3 होगी क्या? एक परमाणु गैस है तो स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी क्या? अच्छा बेटा स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी तो क्या तुम F बराबर 3 होगा, F बराबर 3 होगा,
और अगर f बराबर 3 है, तुम्हें f का मान पता है, तो क्या बेटा तुमने cv भी f की टर्म में लिखा है, cp भी तुमने f की टर्म में लिखा है, और गामा भी तुमने f की टर्म में लिखा है। तो बेटा अगर तुम्हें f पता है तो क्या तुम्हें उसका cv भी पता है क्या, तुम्हें उसका cp भी पता है क्या, और तुम्हें बेटा उसका गामा भी पता है क्या? मैं तुमसे बोलूं कि स्वतंत्रता की कोटि 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो बोलो बेटा सीवी तो कितना हो जाएगा 3r/2, सीपी कितना हो जाएगा 5r/2, और गामा कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा क्या? तो बेटा अगर तुम्हें गैस का नाम पता हो, गैस की परमाणुकता पता हो, गैस की स्वतंत्रता की कोटि पता हो, या फिर सीवी पता हो, या फिर सीपी पता हो, या फिर तुम्हें गामा पता हो, अगर इन सब में से एक भी चीज पता है तो बाकी सब चीजें भी तुम्हें पता है, तो बाकी सब चीजें भी तुम्हें पता है। सीपी पता लग जाए, सीवी पता लग जाए, गामा पता लग जाए, परमाणुकता पता लग जाए, स्वतंत्रता की कोटि पता लग जाए, गैस का नाम पता लग जाए, इनमें से एक भी चीज पता लग गई तो बाकी की सब चीजें ऑटोमेटिक पता लग जाएगी। बताओ सीवी पता है तुम्हें, सीवी पता है तो वहां से क्या एफ पता कर लोगे क्या? सीवी पता है तो एफ पता कर लोगे क्या वहां से? और एफ पता लग जाएगा तो फिर बाकी सब चीजें पता लग जाएगी। ऐसे सीपी भी एफ की टर्म में लिखा है, सीवी पता है तो एफ पता कर लो, एफ पता लगा बाकी सब चीजें पता लग जाएगी। गामा भी एफ की टर्म में है, तुम्हें गामा की वैल्यू दी, एफ पता कर लो, एफ पता लगा सब चीजें ऑटोमेटिक पता लग जाएगी। है भाई, सही बात है नहीं है? तो बना रहा हूं बेटा एक सारणी, इधर परमाणुकता, इधर F स्वतंत्रता की कोटि, इधर CV इज इक्वल टू FR/2, इधर CP इज इक्वल टू 1 + F/2 होल मल्टीप्लाइड बाई R, इधर गामा इज इक्वल टू CP/CV, CP/CV, या फिर 1 + 2/F। एक परमाणु इस तरफ, एक परमाणु इस तरफ, द्विपरमाणु इस तरफ, रेखीय बहु और इस तरफ अरेखीय बहु। बेटा यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन पहले पढ़ चुके, इसकी कितनी रहेगी 3, इसकी कितनी रहेगी 5, इसकी भी कितनी रहेगी बेटा 5, इसकी कितनी रहेगी बेटा 6 रहेगी, क्या बोलो? 3 5 5 6। अच्छा बेटा सीवी का मतलब क्या है? एफ के आगे क्या लगाना है? R/2, तो क्या लिख दूंगा बेटा 3r/2, 5r/2, 5r/2, 6r/2, कितना हो जाएगा? 3r भी हो जाएगा। अच्छा बेटा सीपी की वैल्यू बताओ, सीपी की वैल्यू देखो बेटा, यहां पर 2 एलसीएम ले दोगे ना, मान लो यहां पर 1/1 लिख दिया, 2 एलसीएम ले दे, यहां पर 2 एलसीएम ले दिया, तो इधर कितना आ जाएगा 2 + F मल्टीप्लाइड बाई R/2। डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 ऐड करो और R/2 से गुणा कर दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 ऐड करूंगा 5 हो जाएगा 5r/2, 5 में 2 ऐड करूंगा 7r/2, 5 में 2 ऐड करूंगा 7r/2, 6 में 2 ऐड करूंगा 8r/2, और 8r/2 का मतलब कितना बेटा 4r। अब बेटा इसके लिए तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो CP/CV से पता करो या फिर 1 + 2/F से पता कर लो, F भी है तुम्हारे पास। तो बेटा कितना आ जाएगा गामा इज इक्वल टू
सीपी बाई सीवी करूं, R/2 से R/2 को निपटा दूं, कितना आएगा बेटा 5/3। इसमें कितना आएगा बेटा 7/5। इसमें कितना आएगा बेटा 7/5। इसमें कितना आएगा बेटा 4/3। इसमें कितना हो जाएगा 1.67। इसमें 1.4। इसमें 1.4। इसमें 1.33। देखो बेटा जैसे परमाणुकता बढ़ती जा रही है वैसे गामा कम होता जा रहा है क्या? देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एफ के, जैसे एफ बढ़ता जा रहा है वैसे गामा क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। एक परमाणु के लिए एफ कम होता है तो गामा सबसे ज्यादा होगा, बहु परमाणु के लिए एफ ज्यादा होता है तो गामा सबसे कम होगा। गामा इज इक्वल टू 1+2/f अपॉन में आ रहा है एफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन बेटा जी अब आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे क्या अपन? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे अब। यदि CV बराबर R/0.67 तो परमाणुकता बताइए। तो परमाणुकता बताइएगा बेटा, जिस वाले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अच्छा CV दे रखा है तो CV से क्या F आ जाएगा क्या? और F आते क्या परमाणुकता पता लग जाएगी क्या? प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, बताओ कितना आ रहा है F बराबर? दो सौ बाईस 67। तो 200/67 बेटा 3 के आसपास हो गया नहीं हो गया है? 3 के आसपास हो गया नहीं हो गया है? और स्वतंत्रता की कोटि 3 है तो मतलब एक परमाणु हो गई नहीं हो गई है? एक परमाणु हो गई नहीं हो गई? F बराबर 3 आते परमाणुकता कौन सी है? स्वतंत्रता की कोटि है 3 तो परमाणुकता कौन सी है? एक परमाणु। 3 स्वतंत्रता की कोटि किसके लिए होती थी राजा बाबू? 3 स्वतंत्रता की कोटि किसके लिए होती थी? एक परमाणु के लिए। लो प्यारे बच्चों सुनो बात को, R/0.67 की जगह क्या 0.67 की जगह 2/3 लिख सकता हूं क्या? 2/3 को क्या अपन 0.67 लिखते हैं क्या? 2/3 को क्या 0.67 लिखते हैं क्या? जिसे 1/3 को 0.33 ऐसे 2/3 को 0.67 लिखते हैं क्या? 3 को ऊपर भेज दूं। CV इज इक्वल टू कितना बेटा 3R/2। यहां से मुझे F पता करना है तो CV को F की टर्म में लिख दो। CV को अगर F की टर्म में लिखूंगा तो कितना FR/2 इज इक्वल टू 3R/2। R से R निपटेगा, 2 से 2 निपटेगा, F इज इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? एक परमाणु गैस, एक परमाणु। आगे चालू छू। देखो अब मान लो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे दिया, CV ने क्या दिया आपकी बार? गामा। यदि गामा बराबर 9/7 हो तो स्वतंत्रता की कोटि बताओ प्यारे बच्चों। F बराबर बताओ।
पिछली स्लाइड ये लीजिए, ये लीजिए प्यारे बच्चों, ये पिछली स्लाइड लीजिए। हाँ राजा बाबू अब बोलो कितना आ रहा है इसमें? एफ बराबर, एफ लगभग 2। ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया? एफ बराबर 1, एफ बराबर 1। हे प्रभु, एफ बराबर 1। हे प्रभु ये क्या हुआ? क्विज नहीं आया, कोई बात नहीं, आना चाहिए था उसको, गलत बात है उसकी, नहीं आया तो बता दे। ठीक है, गामा इज इक्वल टू क्या बेटा? 9/7। तो गामा की जगह बोलो, गामा को एफ की टर्म में लिखो, 1 + 2/f। ये होता है क्या गामा? गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f इज इक्वल टू क्या बेटा? 9/7 हो जाएगा। क्या 1 को दूसरी तरफ भेज दीजिए ना, 1 को दूसरी तरफ भेज दूंगा तो 9/7 -1 हो जाएगा। एलसीएम 1 ले दूंगा, 7 एलसीएम ले दूंगा, यहां तो 9 आ जाएगा, यहां 7 आ जाएगा। यहां से बेटा 2/f बराबर कितना आ जाएगा? 2/f बराबर 2/7 आ जाएगा। 2 से 2 निपटेगा बेटा, f बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितनी स्वतंत्रता इक्वलिटी बेटा? 7। स्वतंत्रता इक्वलिटी कितनी बेटा? 7। और आगे चालू छू। यदि हाइड्रोजन के लिए Cp - Cv बराबर स्मॉल a तथा नाइट्रोजन के लिए Cp - Cv बराबर स्मॉल b, तो a व b के मध्य संबंध बताइए। फर्स्ट ऑप्शन बेटा a बराबर 14b, सेकेंड बराबर 14a बराबर b, थर्ड a बराबर b और 4 नन। ये लो बेटा स्लाइड भी बेक कर दी है। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे? किस दरिया दिल से पाला पड़ा था। कर दिया हूं स्लाइड बेक। तुम भी क्या याद रखोगे? किस दरिया दिल से पाला पड़ा था तुम्हारा। हाँ, वापस स्लाइड कर ली। ये लो, वापस भी कर दी। ये लो, तुम भी क्या याद करोगे? किस महान व्यक्तित्व से तुम्हारा सामना हुआ था। तुम सोल तो कर रहे हो क्या? या ऐसे इंतजार करते रहते हो? भाई ठीक है, 2 मिनट बातें सुन लेते हैं, 1 मिनट बात सुन लेते हैं, फिर बता ही देंगे। रफ पेपर और पेन तो साथ लेके बैठते हो ना भाई।
ऐसे कीर्तन सुनने की तरह बैठे रहते हो। स्मॉल सीपी स्मॉल सीवी, बेटा स्मॉल सीपी स्मॉल सीवी का अंतर मैंने बताया था, आर बाई एमडब्ल्यू होता है, आर बाई एमडब्ल्यू, आर बाई एमडब्ल्यू होता है बेटा, आर बाई एमडब्ल्यू। गोरे होने का राज बताऊं बेटा, अपने मुंह के आगे एक हेलोजन लगा के जाना, एक लाइट लगा के जाना, एक हेलोजन लगा के जाना। ऐसे ऐसे सामने स्टैंड बना लेना, पीछे से कंधों पे स्टैंड बना लेना, स्टैंड बना के यहाँ एक ऐसे हेलोजन का बॉक्स लगा देना, और वहां से हेलोजन तुम्हारे चेहरे पे आनी चाहिए, डायरेक्ट हेलोजन की लाइट। लो भाई साहब, अब मैं सोल्व कर रहा हूं, इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं, इससे ज्यादा इंतजार बर्दाश्त नहीं होता है। H2 के लिए सुनिए भाई बात को, H2 के लिए क्या लिखोगे, Cp माइनस सीवी बराबर स्मॉल ए, और तुम्हें पता है क्या क्या है, Cp माइनस सीवी जो होता है ये R बाई एमडब्ल्यू होता है, R बाई एमडब्ल्यू होता है, तो क्या R बाई 2 लिख दूं क्या प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, R बाई 2। बेटा इसी के बाद किसके लिए लिख रहा हूं, नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए यही चीज, यही Cp माइनस सीवी, इसको क्या नाम दिया गया है, B बोला गया है, और ये B कितना हो जाएगा बेटा, R बटे 28 हो जाएगा क्या, R बटे 28। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, देखो A बटे B करोगे, A बटे B करोगे, 28 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, A अपॉन B कितना बेटा 28, और 2 किधर नीचे, A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 14B, A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 14B, A इज इक्वल टू 14B। क्या फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है क्या बेटा, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है क्या, डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है प्यारे बच्चों, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। आगे चलूं क्या, मैं आगे चलूं क्या, यदि एक परमाणु गैस को P बराबर K बाई टी प्रक्रम से गुजारा जाता है तो मोलर विशिष्ट उष्मा, मोलर विशिष्ट उष्मा, मोलर विशिष्ट उष्मा बताइए, मोलर विशिष्ट उष्मा बताइए। अब मुझे बताओ बेटा ये कौन से प्रक्रम का क्वेश्चन है, ये समतापीय का है, समदाबीय का है, समायतनिक का है, रुद्धोष्म का है, या फिर बेटा सामान्य प्रक्रम है, जनरल प्रोसेस है, सामान्य प्रक्रम है क्या बेटा, सामान्य प्रक्रम है क्या। देखो जब भी ऐसे प्रक्रम की समीकरण दे दी जाए ना बेटा, प्रक्रम की समीकरण दे दी, इसका मतलब रैंडम प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है, सामान्य प्रक्रम है, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है, सामान्य प्रक्रम है। हाँ भाई सामान्य प्रक्रम है क्या,
जब भी प्रक्रम की समीकरण दे दी जाए बेटा, सामान्य प्रक्रम, और जितने भी सामान्य प्रक्रम के क्वेश्चन बनेंगे, यहां मोलर विशिष्ट उष्मांक में तो बन ही रहा है, सेम ऐसे क्वेश्चन बेटा कार्य में भी बनेंगे, कार्य में भी बनेंगे बेटा। सबका प्रोसेज एक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेज, जनरल प्रोसेज, सामान्य प्रक्रम के सारे फॉर्मूले एक्स की टर्म में होते हैं, एक्स की टर्म में। और इसमें बेटा मेन काम क्या है, एक्स पता करना, पीवी की पावर एक्स लिखते हैं अपन। तो बेटा वो एक्स कैसे पता करना है, सुनना बेटा मेरी बात को, 3 स्टेप बता रहा हूं एक्स पता करने की, 3 स्टेप बता रहा हूं बेटा, सुनना मेरी बात को। देखो बेटा, सबसे पहले तो तुम तुलना तभी कर सकते हो जब तुम इसको भी पीवी की पावर एक्स की फॉर्म में अरेंज कर दो, पीवी की पावर एक्स की फॉर्म में अरेंज कर दो। तो बेटा देखना स्टेप बाय स्टेप कैसे अरेंज होता है। P इज इक्वल टू, ये K कोई कांस्टेंट है अपॉन में T। बेटा सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम जो है प्रक्रम की समीकरण तुम्हें P और T में दिख रही है, सबसे पहला काम तो बेटा ये P और V में दिखनी चाहिए, P और V में दिखनी चाहिए, P और V में दिखनी चाहिए बेटा, P और V में। तो P और V में तब दिखेगी बेटा जब मैं इस T को गायब कर दूं, T को हटा दूं यहां से। और इस T को हटाने में मेरी सहायता कौन करेगी, आदर्श गैस समीकरण। एक पैरामीटर को हटाना है, दूसरा लाना है, दूसरे को हटाना है, तीसरा लाना है। आदर्श गैस समीकरण हमेशा अपनी सहायता के लिए खड़ी हुई है। मुझे T हटाना है, P और V में बदलना है, कौन सहायता करनी आएगी, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण से क्या लिखोगे, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है क्या। देखो किससे लिखा बेटा, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस सम्मी, आदर्श गैस सम्मी। ठीक है बेटा जी, टी की जगह क्या लिख दोगे, पीवी लिख दोगे क्या। सबसे पहला काम, अगर प्रक्रम की समीकरण में बेटा टी दिख रहा हो तो टी को हटाना है, एक्स पता करने का प्रोसेस बता रहा हूं, एक्स पता करने का प्रोसेस। तो पहला काम तो है बेटा कि प्रक्रम की समीकरण पी और वी में होनी चाहिए। इसका मतलब अगर तुम्हें टी दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले तो टी को हटाओ। टी को हटाने में किसकी मदद लोगे, आदर्श गैस समीकरण की मदद लोगे। यहां से बेटा टी हट जाएगा। अब देखना क्या बचता है, P इज इक्वल टू के अपॉन क्या बचेगा बेटा, पीवी बचेगा क्या। देखो अब बेटा समीकरण केवल किस में रह चुकी है, P और V में रह चुकी है। पहला काम कंप्लीट हो गया बेटा, T दिख रहा हो तो T को हटाना है। अब दूसरा काम और सुनना बेटा, दूसरा काम बेटा P और V दोनों किधर करो, सेम साइड पर। PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक तरफ कॉन्स्टेंट P और V सब किधर, दूसरी तरफ। तुलना किससे करनी है, PV की पावर x बराबर नियत। किससे तुलना करनी है, PV की पावर x बराबर नियत। तो बराबर के एक तरफ तो नियत ही होना चाहिए। इसका मतलब P और V दोनों को किधर करो, सेम साइड पे करो, सेम साइड पे। तो P और V को सेम साइड पे कर रहा हूं। दूसरा काम क्या है, P और V को सेम साइड करना। P और V को सेम साइड कर देता हूं। बताओ कितना आ जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाई PV बराबर कॉन्स्टेंट। यहां से क्या लिखोगे बेटा, P स्क्वायर, V बराबर क्या लिखोगे, कॉन्स्टेंट। बेटा ये सेकंड काम कंप्लीट। P और V एक तरफ आ गए, लेकिन अभी भी तुलना नहीं की जा सकती। थर्ड काम क्या है बेटा, थर्ड काम क्या है बेटा, P की घात 1 करना। PV टू द पावर x, P की घात 1 होनी चाहिए। जो भी घात बचे वो किस पे बचनी चाहिए, V पर बचनी चाहिए। P की घात 1 करने के लिए क्या करोगे बेटा, थर्ड प्रक्रम, P की घात, थर्ड स्टेप, P की घात 1 करना। और P की घात 1 कैसे होगी बेटा, अगर यहां पे 2 लगा हुआ है तो दोनों तरफ होल पावर कितनी करोगे, 1/2। यहां पर 3 होता तो दोनों तरफ होल पावर कितनी कर देते, 1/3। यहां पर पावर कितनी होती, 1/2, तो दोनों तरफ होल पावर कितनी कर देते, 2 कर देते। थर्ड काम क्या है बेटा, P की घात 1 करना। P की घात 1 करने के लिए बेटा इधर क्या कर दूंगा, P स्क्वायर V, इधर क्या बेटा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट इन दोनों की घात क्या बेटा, 1/2। इसकी भी घात क्या बेटा, 1/2। यहां 1/2 घात करूंगा तो P की घात तो 1 रह जाएगी, V की घात 1/2 हो जाएगी, और बेटा इधर नया कोई कांस्टेंट आ जाएगा। अब बेटा तुम तुलना कर सकते हो। ये 3 स्टेप का प्रोग्राम था, पूरा 3 स्टेप का प्रोग्राम था। मैंने मतलब सबसे वर्सेटाइल कंडीशन ली है, इससे ज्यादा भारी कंडीशन नहीं हो सकती।
बहुत सी बार तो पी और वी में दे देगा। समझो क्या बेटा, इस बात को समझो क्या, बोलो। अब पी वी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट से तुलना, अब कीजिए बेटा तुलना, अब तुलना हो पाएगी, अब तुलना हो पाएगी। एक्स बराबर कितना आ रहा है बेटा, 1/2। एक्स बराबर कितना आ रहा है, 1/2 आ गया, एक्स बराबर 1/2। अब तो फॉर्मूले में मान रखना है केवल, है ना। अब काम आसान है, लेकिन बेटा फिर से समझना है ना। देखो अपन ने बोला पी वी की पावर एक्स बराबर नियत से तुलना करनी है। बेटा जब वर्क का आएगा ना, वर्क के टाइम पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ना बेटा, मैं नहीं बताऊंगा एक्स पता करना, पहले ही बोल रहा हूं। हाँ नहीं समझ में आया और समझा रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान से समझना, सुनना मेरी बात को, है ना। देखो बेटा अपन ने सामान्य प्रक्रम, अपन ने बोला मुझे कोई भी रैंडम प्रोसेस दे दिया जाए, मुझे कोई भी रैंडम प्रोसेस दे दिया जाए, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। अनंत प्रक्रम हो सकते हैं, अभी कोई स्पेशल प्रक्रम तो है नहीं, तो इनको सबको सामान्य प्रक्रम की श्रेणी में रखा गया। अब इन सबको सामान्य प्रक्रम की श्रेणी में रखा गया, तो सामान्य प्रक्रम को सोल्व करने का अपन ने तरीका बनाया। इस सामान्य प्रक्रम की समीकरण को पी वी टू द पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, उसकी जनरल समीकरण ये लिख दी अपन ने। जैसे स्ट्रेट लाइन की समीकरण लिखते हैं जनरल समीकरण, y बराबर प्लस माइनस एम एक्स प्लस माइनस सी, ऐसे सामान्य प्रक्रम की समीकरण क्या होती है, पी वी टू द पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। तो बेटा मुझे जो भी समीकरण दी जाएगी, प्रक्रम की जो भी समीकरण दी जाएगी, मैं उसको बेटा पी वी टू द पावर एक्स बराबर कांस्टेंट में कन्वर्ट करूंगा, उस फॉर्म में लाने की, उस फॉर्म में अरेंज करने का प्रयास करूंगा। और उस फॉर्म में अरेंज करना क्या होता है कि प्रक्रम की समीकरण किसमें होनी चाहिए, पी और वी में, फिर पी और वी किधर होनी चाहिए, सेम साइड पर, और बेटा पी की घात कितनी होनी चाहिए, 1, तब जाके बेटा ये फॉर्म बनती है। प्रक्रम की समीकरण में टी कहीं भी नहीं है, देखो पी और वी में होनी चाहिए, और पी और वी किधर होनी चाहिए, सेम साइड पर, और बेटा उसमें भी पी की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो पहला काम अपन क्या करते हैं बेटा, कि अगर प्रक्रम पी और वी में दे रखा है तब तो पहला काम कंप्लीट होता है, लेकिन अगर पी और वी में नहीं दे रखा, पी या टी में दे रखा है, वी या टी में दे रखा है, तो पहला काम क्या रहेगा बेटा, टी को गायब करेंगे। और टी को गायब करने के लिए आदर्श गैस समीकरण, टी की जगह क्या लिखा जा सकता है, पीवी, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है। तो बेटा पहला काम तो होता है कि अगर टी दिख जाए तो टी को हटा दो, प्रक्रम किसमें होना चाहिए, पीवी में होना चाहिए, क्योंकि तुलना किससे करनी है, पीवी की पावर एक्स बराबर नियत से। तो प्रक्रम की समीकरण किसमें हो, पी और वी में, तो टी दिखाए तो उसको हटाया, पहला काम हो गया। सेकंड काम क्या बेटा, पीवी की पावर एक्स है, इसका मतलब पी और वी किधर है, एक तरफ, दूसरी तरफ केवल कांस्टेंट रखना है। तो जब पूरा प्रक्रम पी और वी की टर्म में आ चुका, टी को अपन गायब कर चुके, उसके बाद अपना काम रहेगा पी और वी को सेम साइड पर करना, पी और वी की जितनी भी टर्म है उन सबको एक तरफ कर देना, दूसरी तरफ केवल कांस्टेंट बचा लेना चाहिए। देख कर दिया बेटा, सब एक तरफ कर दिए, पीवी को भी उधर भेज दिया, इधर केवल कांस्टेंट बचा रह गया। लेकिन बेटा अभी भी पीवी की पावर एक्स से तुलना नहीं हो पाएगी, पीवी की पावर एक्स से तुलना करनी तो पी की घात अभी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो थर्ड काम क्या बेटा, पी की घात को कितना करना, 1 करना। अब पी की घात को 1 करने का प्रोसेस क्या है, अगर यहां पे घात 2 दिख रही है तो दोनों तरफ होल पावर कितनी ले दो, 1/2 ले दो। भाई अगर 2 घात है तो 1/2 लेते, 1 रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। 3 घात है तो 1/3 कर दो। अब बेटा जब ये पूरा पी की पावर एक्स की फॉर्म में अरेंज हो गया, अब बेटा यहां पर वी की जो घात मिलेगी इस स्थिति में, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, एक्स बोल दिया जाएगा। C इज इक्वल टू सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। सीवी क्या लिखोगे बेटा, एफ आर बाई 2 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे, 1/2। एफ की जगह कितना लिख दोगे, 3r/2, एक परमाणु गैस थी। आर अपॉन 1 माइनस 1/2 की जगह 1/2, 2 किधर चला जाएगा, ऊपर, 3r/2 प्लस कितना, 2r, कितना आ जाएगा बेटा, 7r/2। बोलिए भाई, समझे हो क्या मेरी बात को। हाँ भाई समझे हो क्या तुम बात को।
लीजिए बेटा जी स्लाइड पीछे। आराम से देख लीजिए बेटा, ये एक्स पता करने का प्रोसेस है, एक्स पता करने का। जब भी वर्क आ जाएगा, ऐसे प्रक्रम दे दिया मैंने, ये प्रक्रम दे दिया, मैं पूछू इस प्रक्रम में किया गया कार्य बताइए, किया गया कार्य बताइए, तो बेटा इस प्रक्रम के लिए कार्य का फॉर्मूला भी एक्स की टर्म में होगा। उष्मा में सी की जरूरत पड़ेगी, म्यू सी डेल्टा टी, सी का फॉर्मूला भी एक्स की टर्म में होगा। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आ गया, मतलब एक्स पता करना रहेगा बेटा, और एक्स पता करने का प्रोसेस मैंने बता दिया है। ये मतलब सबसे खराब कंडीशन है, जहां से कैलकुलेट करने में तीनों स्टेप तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना बहुत से आसान क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं, सुनना बेटा मेरी बात को, मैंने तुमसे बोल दिया पी वी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बताओ इसमें एक्स पता करने में जोर आएगा क्या? इसमें एक्स पता करने में जोर आएगा क्या? तीनों स्टेप उसने करके दे रखी है। प्रक्रम भी पी और वी में है, पी और वी सेम साइड पर भी है, पी की पावर 1 भी है, डायरेक्ट एक्स बराबर 3 दिख रहा है क्या? तो बहुत सी बार तो अपना काम ऐसे डायरेक्ट ही हो जाएगा भाई। प्रक्रम इस प्रकार का है बेटा, प्रक्रम इस प्रकार का है बेटा कि अगर ताप बढ़ाओगे तो दाब कम होगा। ऐसे कोई सी भी रैंडम कंडीशन सेट की जा सकती है जब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। प्रक्रम मतलब बेटा, प्रक्रम जो गैस है वो किस समीकरण को फॉलो कर रही है, गैस किस समीकरण को फॉलो कर रही है। अगर मैं बोलूं गैस इस प्रकार की है कि आयतन बढ़ते दाब भी बढ़ रहा है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। प्रक्रम क्या मतलब? गैस के दाब, आयतन और ताप के मध्य संबंध क्या है, वही प्रक्रम है। जैसे अगर मैं बोलूं आयतन नियत, तो आयतन नियत ऐसा प्रक्रम है जिसमें वी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे वो एक प्रक्रम है बेटा, वो स्टैंडर्ड प्रक्रम है। उसके अलावा अनंत प्रक्रम हो सकते हैं बेटा, अनंत प्रक्रम हो सकते हैं। तो बेटा रेंडमली कोई सा भी पैरामीटर किसी भी पैरामीटर पे कैसे भी निर्भर कर सकता है। डरे बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है, आगे चलू क्या मैं? बेटा 7r/2 आएगा, 7r/2। इस वाले को हटा देता हूं है ना। लास्ट नहीं है बेटा ये चैप्टर, इसके बाद में और है, कैलोरीमिति वाला और है। अब बेटा कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर, कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर। बेटा एम मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश डैश। म्यू मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? म्यू मिक्सचर का फॉर्मूला μ1 प्लस μ2 प्लस डैश डैश डैश। ऐसे बेटा MW मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होगा? μ1 MW1 प्लस μ2 MW2 अपॉन में क्या आएगा बेटा? μ1 प्लस μ2। डेरिवेशन बताऊं क्या बेटा इनके डेरिवेशन? लेकिन डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है ना, बहुत सारे फॉर्मूले, कितनों का डेरिवेशन समझोगे मतलब? और फॉर्मूले सिमिलर से याद रह जाएंगे आराम से। MW मिक्सचर हो गया, MW मिक्सचर के बाद में बोलिए बेटा, MW मिक्सचर के बाद में F मिक्सचर, μ1 F1 प्लस μ2 F2 अपॉन क्या बेटा? μ1 प्लस μ2। इसके बाद में बेटा CV मिक्सचर क्या बेटा? μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2।
सीवी मिक्सचर बेटा, सीवी मिक्सचर, सीवी मिक्सचर क्या लिखोगे, μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2। सीपी मिक्सचर, सीपी मिक्सचर क्या लिखोगे बेटा, सीपी मिक्सचर μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 प्लस μ2। गामा मिक्सचर बेटा, गामा मिक्सचर, गामा मिक्सचर क्या आएगा बेटा, सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो गामा मिक्सचर का फॉर्मूला रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, गामा मिक्सचर का फॉर्मूला μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन में क्या आएगा बेटा, μ1 CV1 प्लस μ2 CV2। देखिए बेटा जी, इन फॉर्मूला तक कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। लेकिन बेटा मैं कह रहा हूं कितने सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो तुमने एफ मिक्सचर पता कर लिया ना, एफ मिक्सचर पता कर लिया तुमने। एफ मिक्सचर सेम किसकी तरह बेटा, एमडब्ल्यू मिक्सचर की तरह। केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे, हो सकता है तुम एमडब्ल्यू एवरेज औसत के रूप में पढ़ा होगा तुमने, ये औसत के रूप में पढ़ा होगा तुमने। N1 MW1 प्लस N2 MW2 अपॉन N1 प्लस N2, या परसेंटेज की फॉर्म में पढ़ा होगा, कितना परसेंट इसका है, इतना परसेंट इसका है, तो औसत बताओ। याद हो जाएगा वैसे ना, सिमिलर से फॉर्मूले। अच्छा ये एफ मिक्सचर के बाद में इधर वालों को याद करने की जरूरत नहीं है भाई, इधर वालों को याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे एफ मिक्सचर याद कर लिया ना तुमने, हमेशा एफ मिक्सचर पता करो, एफ मिक्सचर पता करो बेटा। तो एफ मिक्सचर के बाद में सीवी मिक्सचर के लिए परेशान होने की बात नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखो, जो एफ मिक्सचर पता किया उसको डायरेक्ट R/2 से गुणा करो। यहां पर सीपी मिक्सचर, जो एफ मिक्सचर आया उसको 1 प्लस एफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखो, R लिखो। यहां पर क्या लिखो, 1 प्लस 2 बाई एफ मिक्सचर। बोले बेटा जी कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। देखिए एफ मिक्सचर से आ जाएंगे क्या सारे, सबका फॉर्मूला नॉर्मल एफ की टर्म में पता था तो ये सब एफ मिक्सचर की टर्म में लिख देंगे। है भाई, इतना बड़ा सोल्व करने की क्या जरूरत है। एफ मिक्सचर पता करेंगे सिंपल एक फॉर्मूले से, उसके बाद वो सीवी मिक्सचर पूछे तो एफ मिक्सचर R/2, सीपी मिक्सचर पूछे तो 1 प्लस एफ मिक्सचर बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई R। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट टर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट टर्म बेटा जिसकी बात की जाएगी, एक सेकेंड। तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा जिसकी बात करनी है ना, जैसे मान लीजिए पी मिक्सचर भी पूछा जाता है, एक कंटेनर में गैस दूसरे कंटेनर में गैस, दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया तो पी मिक्सचर बताइए। तो बेटा अगर पी मिक्सचर की बात करूं तो यहां से लिखना है बेटा म्यू मिक्सचर का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, म्यू मिक्सचर का जो फॉर्मूला है, देखो म्यू मिक्सचर का फॉर्मूला μ1 प्लस μ2, म्यू मिक्सचर इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2। म्यू मिक्सचर की जगह क्या लिखोगे, पी मिक्सचर वी मिक्सचर अपॉन में क्या लिखा जाएगा बेटा, टी मिक्सचर इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2। पी मिक्सचर बेटा जी देखिए, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, है ना, जिसमें सारे पूछ लेंगे, सीवी मिक्सचर भी इसी में पूछ लेंगे, सीपी मिक्सचर भी इसी में पूछ लेंगे, गामा मिक्सचर भी पूछ लेंगे। एक क्वेश्चन में सब चीज कैलकुलेट करवा देता हूं। और बेटा एक आता है गैसों के टी मिक्सचर का फॉर्मूला। टी मिक्सचर, दो गैसों को जब मिक्स किया जाए, μ1 F1 T1 प्लस μ2 F2 T2 अपॉन में क्या आएगा बेटा, μ1 F1 प्लस क्या आएगा, μ2 F2। ये दो स्लाइड जो बेटा अपन ने लिखी है, दो स्लाइड पूरी की पूरी बेटा ये फॉर्मूला की है ना, कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर के फॉर्मूले हैं सारे, कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर के फॉर्मूले।
है ना। और सिमिलर से फॉर्मूले, कुछ कुछ फॉर्मूलों में चेंज है, केवल कुछ कुछ फॉर्मूलों में चेंज है। जिसे टी मिक्सचर का अलग से याद रखना है, टी मिक्सचर का, बाकी को याद रखने की जरूरत ही नहीं है अलग से। एफ मिक्सचर का याद रखिए, सीवी मिक्सचर भी हो गया ऑटोमेटिक, सीपी मिक्सचर भी हो गया, गामा मिक्सचर भी हो गया। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात नहीं। अब आगे चलू, एक क्वेश्चन कर ले इसका जिसमें सारे क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं ना। यदि 2 मोल एक परमाणु गैस को 1 मोल द्विपरमाणु गैस के साथ मिश्रित किया जाता है, के साथ मिश्रित किया जाता है, तो बताइए एक सीवी मिक्सचर, 2 सीपी मिक्सचर, 3 गामा मिक्सचर। सीवी मिक्सचर, लड़की क्या 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 बोले जा रही हो तुम? सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो, बाद में लिखना, बाद में टाइप करना, या कॉपी पेस्ट बाद में करना। फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन सोल्व करो। बेटा ये मेहनत हम करके आते हैं, तुम्हारी जगह ये मेहनत हम करके आते हैं कि कहां पे केवल तुम्हें फॉर्मूला याद करवाएं, कहां पे तुम्हें पूरा डेरिवेशन याद करवाएं, कहां पे केवल फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाते हैं, कहां पे पूरे डेरिवेशन की जरूरत होती है। तुम वैल्यू तो काट रहे हो इसकी। अच्छा इन सब की बेटा लास्ट चैप्टर नहीं है, लास्ट चैप्टर नहीं है बेटा, इसके बाद एक और बचा हुआ है कैलोरी मिति वाला। ये इसके बाद कैलोरी मिति वाला और रहेगा, 1-2 दिन का और रहेगा, 2 दिन लगेंगे उसमें भी लगभग। उसमें प्रसार कैलोरी मिति 2 या 3 दिन उसमें लगेंगे। ट्यूसडे को ये कंप्लीट होगा तो ये मान लो आप गुरुवार शुक्रवार को हो जाएगा अपना ये मेरा वाला पार्ट कंप्लीट। अच्छा मैं सोल्व कर देता हूं ना। सबसे पहले बेटा एफ मिक्सचर पता कर लू क्या। एफ मिक्सचर में किसकी जरूरत पड़ेगी? इधर गैस 1 लिख रहा हूं बेटा, गैस 1, इधर गैस 2 लिख रहा हूं बेटा, गैस 2। गैस 1 में बोलो बेटा, गैस 1 में क्या रहेगा? μ1 बोलो, μ1 बराबर 2, F1 बराबर कितना बेटा? 3। इधर गैस 2 में बोलो बेटा, μ2 बराबर कितना? 1, और F2 बराबर कितना बेटा? 5। ये लीजिएगा भाई साहब। हाँ सही है बालक, सही है। अच्छा बेटा एफ मिक्सचर बताओ, एफ मिक्सचर कितना आ जाएगा? एफ मिक्सचर इज इक्वल टू μ1 F1 प्लस क्या आएगा बेटा? μ2 F2 अपॉन में क्या कर दोगे बेटा? μ1 प्लस μ2। μ1 बोलिए, μ1 कितना? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ जाएगा? 5, 11 हो जाएगा। अपॉन में कितना? 2 प्लस 1 कितना आएगा बेटा? 11/3 आ जाएगा, 11/3।
अब सीवी मिक्सचर बोलो भाई, फर्स्ट पार्ट सीवी मिक्सचर। सीवी मिक्सचर क्या बेटा, एफ मिक्सचर आर बाई टू क्या? हाँ सही है बालक, तुम्हारा जवाब सही है। एफ मिक्सचर आर बाई टू क्या? एफ मिक्सचर आर बाई टू करोगे तो बेटा देखो 11 आर बाई 6 हो जाएगा क्या? 11 आर बाई 6। अब बोलो बेटा सीपी मिक्सचर 1 प्लस एफ मिक्सचर बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई आर। अब बोलो बेटा 1 प्लस 11/2, 1 प्लस 11/2 तो 13/2 हो जाएगा क्या? नहीं, 1 प्लस 11/6, 1 प्लस 11/6 तो 17/6 हो जाएगा, 17/6, 17 आर बाई 6। अच्छा बेटा थर्ड गामा मिक्सचर। गामा मिक्सचर के दोनों ऑप्शन है बेटा, सीपी मिक्सचर और सीवी मिक्सचर, इनको भी डिवाइड कर सकते हो, 17/11 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट गामा मिक्सचर 1 प्लस 2 बाय एफ मिक्सचर, क्या लिखोगे 1 प्लस 2 बाय एफ मिक्सचर। बोलो एफ मिक्सचर कितना आया था, एफ मिक्सचर 11/3 तो नीचे बेटा 11, 3 किधर चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा बेटा ये 17/11, कितना हो जाएगा बेटा 17/11। आर वगैरह नहीं रहेगा इसमें ना, गामा में। गामा की वैल्यू सिंपली 1 से 2 के बीच। तुमने क्वेश्चन को सोल्व किया, गामा मिक्सचर पता करो, कोई सा भी पता करो, अगर गामा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में नहीं आ रही मतलब गड़बड़ हो गई है कहीं ना कहीं। और गामा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आ गए मतलब तुम सही चल रहे हो। हाँ भाया चलू आगे। अच्छा रिपीट कर दूं इसको। देखो सीवी मिक्सचर, सीपी मिक्सचर, गामा मिक्सचर अपन से पूछा था, मैंने बोला कि इनके अलग अलग फॉर्मूलों पे जाने की बजाय मैं डायरेक्ट एफ मिक्सचर का फॉर्मूला पता रखूंगा और सीवी मिक्सचर को भी एफ मिक्सचर की टर्म में, सीपी मिक्सचर को भी एफ मिक्सचर की टर्म में, गामा मिक्सचर को भी एफ मिक्सचर की टर्म में। तो बेटा अपन ने बोला कि सबसे पहले तो देखो गैस 1 गैस 2 ली अपन ने, पहली गैस के मोल कितने थे 2 और परमाणुकता कितनी थी 1 परमाणुकता तो स्वतंत्रता की कोटि 3 लिख दी। फिर बेटा दूसरी गैस पे आया, दूसरी गैस के लिए मैंने बोला मोल कितने हैं 1, द्विपरमाणु के तो स्वतंत्रता की कोटि 5। यहां से बेटा पहले एफ मिक्सचर पता किया, μ1 F1 म्यू, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, एफ मिक्सचर आ गया अपने पास। अब एफ मिक्सचर आ जाए तो सीवी मिक्सचर भी आ जाएगा, सीपी मिक्सचर भी आ जाएगा, गामा मिक्सचर भी आ जाएगा। जो सिंपल सीवी और एफ के मध्य का जो फॉर्मूला था वही सीवी मिक्सचर और एफ मिक्सचर के बीच का हो जाएगा। डन बेटा जी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करोगे, एक क्वेश्चन और करोगे, इस टॉपिक का नहीं है, अब इस टॉपिक का नहीं है, एक ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं नॉर्मल बिना इस टॉपिक का, फिर पूर्ण विराम लेते हैं। 5 कैसे आया, कौन सा 5, ये वाला बेटा द्विपरमाणु क्लियर लिखा हुआ है, द्विपरमाणु मतलब F बराबर 5, एक परमाणु मतलब F बराबर 3। ये लीजिए बेटा जी क्वेश्चन एक और, यदि कोई गैस पीटी बराबर कांस्टेंट प्रक्रम से गुजरती है तो गुजरती है तथा इसके प्रारंभिक
प्रारंभिक दाब व आयतन P व V है तो 2V तक प्रसारित करने पर नया दाब होगा कीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर खत्म करते हैं क्लास को। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए बेटा, फिर क्लास को खत्म करेंगे अपन। देखो बेटा, इसने बोला है मेरे से कि आयतन को ये V से 2V कर रहा है, V से 2V कर रहा है, तो दाब P से कितना हो जाएगा। इसका मतलब जो प्रक्रम की समीकरण है बेटा वो भी P और V में होनी चाहिए। प्रक्रम की समीकरण भी किस में होनी चाहिए बेटा, P और V में होनी चाहिए। अभी प्रक्रम की समीकरण किस में दिख रही है, P और T में दिख रही है। देखो बेटा, उसने V की जानकारी दी है, P की अपन से पूछी है, तो प्रक्रम की समीकरण किसमें चाहिए, P और V में। अभी बेटा प्रक्रम की समीकरण किसमें है, P और T में है। देखो जो समीकरण गिवन है वो किसमें गिवन है बेटा, P और T में गिवन है। बेटा सबसे पहले इसको P और V में लाओ। तो बेटा पी टी बराबर कांस्टेंट, यहां से टी की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, पी वी लिखा जा सकता है। और पी वी लिख दूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या बेटा, पी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। यहां से क्या लिखोगे बेटा, पी टू बाई पी वन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दोगे बेटा, वी वन बाई वी टू लिख दोगे। क्या बोलो, प्रारंभिक आयतन कितना है बेटा, V, अंतिम कितना हो गया, 2V। ये क्या लिखोगे, P2 बाई P1 का होल स्क्वायर। ये V से V खल्लास बेटा, यहां से अंडर रूट ले देता हूं, स्क्वायर रूट ले देता हूं। स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां से स्क्वायर रूट लूंगा तो P2 बाई P1 इक्वल टू 1 बाई रूट 2। देखो बेटा 2 अपॉन में बचा था, यहां से कितना आ जाएगा बेटा, P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P बाई रूट 2। ठीक है बेटा जी, डन। आज के लिए इतना बहुत है। अब इसमें लास्ट एक टर्म बची है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस चाल। 5 मिनट का फॉर्मूला है, 5 मिनट का केवल टॉपिक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, केवल फॉर्मूला लिखना होता है ना। तो इसके बाद एक केटीजी कंप्लीट हो जाएगा और थर्मोडायनिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। थर्मोडायनिक्स में भी अपन उष्मा वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, उष्मा वाले पार्ट के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। समायतनिक में उष्मा क्या, म्यू सीवी डेल्टा टी। समदाब्य में उष्मा क्या, म्यू सीपी डेल्टा टी। समतापीय में उष्मा क्या, ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं। रुद्धोष्ण में उष्मा क्या, 0। ठीक है, कर लेंगे, मंडे को कर लेंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मस्त रहिए, चिल रहिए। जो आज पढ़ा है फॉर्मूले बहुत सारे लिखे हैं, आज टेबल भी बनवाई है मैंने, वो सबको याद करना है ना। आज 1-2 बार रीडिंग लगाना बेटा, ये फॉर्मूले ज्यादा हुए हैं आज थोड़े ना, तो 2 बार रीडिंग लगाना, कम से कम 2-3 बार, 2-3 बार रीडिंग लगा देना बेटा, 2-3 बार रीडिंग लगा देना। ओके बेटा जी, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल। ओके बेटा जी, बाय।